चलो भाई, जितने लोग क्लास में जुड़ गए सबको गुड मॉर्निंग। ये कौन लिख रहा है? आज सर थके थके लग रहे हैं। अरे यार, इससे पहले वाली क्लास थी नहीं आज, इसके जस्ट पहले वाली क्लास आज लिया नहीं। इस चक्कर में थोड़ा रोज़ वार्म अप होके आते हैं ना, रोज़ थोड़ा पहले से क्लास लिए रहते हैं तो शरीर गर्म रहता है। आज तुम लोगों से ही शुरुआत कर रहे हैं इसलिए थोड़ा ढीला ढाला लग रहा है। बट यार, तुम लोग शरीर के बॉडी लैंग्वेज पे बहुत ध्यान दे रहे हो। पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा, पढ़ाई पर ध्यान दो। चलो, तो चैटिंग में उलझेंगे, बातों में उलझेंगे तो समझ आएगा। आज हम लोगों को नया टॉपिक शुरू करना है और सिलेबस सभी लोग निकाल लो। जैसा कि ऑफलाइन क्लास में भी मैं बोलता हूँ कि सिलेबस आपके पास होना चाहिए। खैर, यहाँ से मैं देख तो सकता नहीं कि आपके पास सिलेबस है, लेकिन मैं सिलेबस ज़रूर निकाल रहा हूँ। आप भी अपना सिलेबस ऑफलाइन का निकाल लीजिए। जो भी आपके पास, मोबाइल में तो देख रहे हैं आप वीडियो, तो सॉफ्ट कॉपी में निकालने का प्रयास नहीं करना है। हार्ड कॉपी वाला जो पड़ा है वो निकालिए। और ये मुझे बता दीजिए कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है ना? ऑडियो और वीडियो क्लियर है? चैट भी कर दो या एक हैंड रेज कर दो, सबसे आसान मेरे लिए होता है, क्योंकि लैपटॉप थोड़ा नीचे होता है। तो हैंड रेज करो। हाँ ठीक है, तो क्लियर है, इधर से सब क्लियर ही है। चलो, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और वो टॉपिक है आपके यूनिट 7 का। सबसे पहले जैसे कोडिंग करते हैं हम लोग, तो वो कोडिंग ही कर लेते हैं कि एमपीपीएससी। देखो, मैं कई बार बोलता हूं कि एमपीपीएससी का क्लास है ये, तो इसका मतलब ही नहीं कि एमपीपीएससी में काम आएगा। इस लेवल तक मैं बात करता हूं कि आपको यूपीएससी और किसी भी राज्य पीएससी के एग्जाम में कंसेप्चुअल तरीके से तो काम आएगा ही। उसके साथ साथ अगर कोई वनडे का भी तैयारी कर रहा है और वो चाहता है कि मैं एक बार समझ के पढ़ लूँ, तो उसके लिए भी काम आएगा। खैर, ऑनलाइन क्लास है तो ऑनलाइन क्लास में एमपीपीएससी है तो एमपीपीएससी के लिए ही पढ़ा रहे हैं। अगर कोई यूपीएससी की भी तैयारी, कई लोग इसमें ऐसे हैं जो लोग यूपीएससी छोड़कर एमपीपीएससी में आए हैं, तो उन लोगों का अगर मन यूपीएससी देने में लगता है, देना है, तो आपका यूपीएससी भी इससे कवर होगा। या पहले आप पढ़े ही हैं, कई लोग दिल्ली रिटर्न हैं, कई लोग यहीं पहले कुछ क्लास लिए भी हैं, तो आप गुणवत्ता को जज करके देख सकते हो कि डिफरेंसेस क्या है, कैसे पढ़ना चाहिए हमें। तो एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस, हम लोग केवल प्री केवल मेंस का बैच जमता नहीं है, तो प्री प्लस मेंस का, लेकिन हम लोग टारगेट कर रहे हैं प्री को। तो प्री के टॉपिक को आज शामिल करने वाले हैं। इसमें है, पढ़ेंगे हम उसको उस लेवल का ही कि मेंस का भी 70 से 80%, 90% चीज़ें, कंसेप्ट और फैक्ट यहाँ कवर कर लेंगे। उसके क्या चुनौतियाँ हैं, क्या किस तरीके से उसको सही करें, क्या सुझाव दें, जो मेंस की बातें होती हैं उसको स्पेशल मेंस में कर लेंगे। तो इसका यूनिट 7 का अगर आप देखेंगे, प्रीलिम्स जीएस की बात करते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1 यूनिट 7 है। और यूनिट 7 का नाम आपको पता ही है, लिखा हुआ है पीएससी विज्ञान एवं पर्यावरण। विज्ञान एवं पर्यावरण इसने भले ही दिया हुआ है, इसमें और भी चीज़ें हैं। तो सिलेबस तो खैर आप लोगों को पहले समझा चुका हूँ मैं, सिलेबस पे नहीं चलेंगे। विज्ञान एवं पर्यावरण, और इसका आप जाके देखिए, जो नंबर 3 का टॉपिक है, तीसरे नंबर का टॉपिक है, उस टॉपिक में लिखा है क्या? पर्यावरण एवं जैव विविधता। पर्यावरण एवं जैव विविधता, पर्यावरण एवं जैव विविधता। क्लियर? हाँ क्लियर है। जैव विविधता, जिसको हम बोलेंगे एनवायरमेंट एंड, इसको आप बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी। अब देखो, अगर सिलेबस, इसलिए मैं आपको बोला हूं हाथ में लेने के लिए कि सिलेबस लिए रहोगे थोड़ा बात को समझोगे। इसके जस्ट बाद देखो दिया है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र, अब पारिस्थितिकी तंत्र सच कहें तो इन दोनों के बीच में ही आ जाएगा।
तो एमपीपीएससी सिलेबस अपने हिसाब से लिखा है, मैं पढ़ाता अपने हिसाब से हूँ। मैं इसका क्रम आपको पता है, चाहे ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो, जहाँ भी पढ़ाता हूँ मैं इस यूनिट 7 का क्रम अपने हिसाब से बनाता हूँ। और मेरे क्रम में आपको पता है कि ये काफ़ी बाद में आया है, इससे पहले हमने काफ़ी कुछ इसमें से पढ़ लिया है। ये हमारा एक तरीके से मान के चले तो ये सेकेंड लास्ट टॉपिक ही है, इसमें यूनिट 7 का सेकेंड लास्ट टॉपिक ही है ये। तो पर्यावरण एवं जैव विविधता, इसका ये लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 1 है। कोडिंग आप कॉपी में करते रहें कि आपको एप्लीकेशन पर रिकॉर्डेड लेक्चर है, जुड़े हुए हैं अगर आप रिमाइंड आईएएस के एप्लीकेशन पर, तो उस एप्लीकेशन में आपके बैच पर रिकॉर्डेड है, आप उसको जितने बार चाहें उतने बार देख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। खैर ज़रूरत पड़ेगा नहीं, एक बार देखो एक बार से काम चल जाता है, एक बार रिवाइज के लिए देख सकते हो। लेक्चर 1 है और इस लेक्चर 1 में करेंगे क्या, हम सबसे पहले ये दिमाग में रख लें कि इस लेक्चर में करेंगे क्या। तो आपको सबको पता होगा कि इस लेक्चर में क्या करना है हमको। तो जब भी मैं कोई टॉपिक शुरू करता हूँ, पहला लेक्चर डेडिकेट होता है केवल उस टॉपिक को समझने के लिए कि वो टॉपिक है क्या। तो उस टॉपिक को समझने के लिए हम आज पूरा हमारा काम यही रहेगा कि हम पर्यावरण और जैव विविधता को समझ लें। और जो इसका अगला टॉपिक है उसका ट्रेलर भी आपको इस चैप्टर में ही मिल जाएगा। क्या, पारिस्थितिकी तंत्र, कुछ लोग पारितंत्र बोलते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र का ट्रेलर भी इसमें मिल जाएगा। कैसे, जैसे आप लोग देखते हैं आजकल जब पिक्चरें बनती हैं, फिल्म बनती हैं, फिल्म बोलते हैं खैर उसको, तो जो मूवी बनती है उस मूवी में देखोगे आप पहली पिक्चर में अगली पिक्चर का अनाउंस कर देते हैं लोग। अब बिना एग्जाम्पल के तुम लोग समझते नहीं हो यार, कुछ लोग बोल रहे हैं एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देखो, एक सिम्बा पिक्चर आई थी और उस सिम्बा पिक्चर में अनाउंस हो गया था कि अक्षय कुमार की सूर्यवंशी आएगी, और सूर्यवंशी में अनाउंस हो गया है एक अगली पिक्चर का। तो हम लोग भी नई चीज़ों से सीखेंगे, अपने जो बॉलीवुड हमको सिखा रहा है उसको सीखेंगे। इसी बीच में हम देखेंगे कहीं ट्रेलर डाल देंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा, नेचुरल रूप से ट्रेलर आ जाएगा। किसका, आपके अगले टॉपिक का, जिसका नाम है पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र। तो उम्मीद करता हूं कि सबसे पहले तो आपको यही बात समझ में आ गई कि सिलेबस में हम क्या पढ़ रहे हैं, सिलेबस कौन सा है। अच्छा, केवल प्री के हिसाब से नहीं पढ़ने वाले, मैं पहले ही बोल दिया हूं कि प्री और मेंस दोनों के हिसाब से हम चीज़ें पढ़ेंगे। कंसेप्ट भी पूरा ढंग से पढ़ेंगे और उसी कंसेप्ट में जितने फैक्ट रहेंगे वो सारे फैक्ट भी डाल लेंगे। मेंस में कुछ एक्स्ट्रा क्या करना रहेगा, तो मेंस में एक्स्ट्रा चुनौतियां क्या हैं, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पीएससी वगैरह नहीं पूछती, तो चुनौतियां क्या है, सुझाव क्या है, कुछ और एक्स्ट्रा एकदम मेंस जैसी कुछ होगा उसको मेंस में करेंगे। अदरवाइज मान के चलो कि 80%, 90% बोलना सही नहीं है, 80% ही बोलो, 80% के आसपास मेंस का भी यहाँ कवर कर लेंगे हम। लेकिन वो लेक्चर दर लेक्चर धीरे धीरे आगे आगे बढ़ेंगे। तो अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि क्या केवल यही है, तो नहीं भैया, मुख्य रूप से ये भूगोल का टॉपिक है। मुख्य रूप से देखा जाए तो भूगोल का टॉपिक है, साइंस का भी टॉपिक मान ही सकते हैं, क्योंकि साइंस के भी बहुत से टेक्निकल टर्म आएंगे और भूगोल अपने आप में ही क्या है, साइंस है। अब देखोगे भूगोल में एमएससी होता है, भूगोल में एमए नहीं होता है। आप कभी देखिएगा भूगोल में एमएससी होता है, भूगोल में एमए नहीं होता है। तो भूगोल में अपने आप में ही क्या है, साइंस है। बिना साइंस के कंसेप्ट के भूगोल समझ के बताओ, आप नहीं समझ पाओगे। कई बातें हम वहाँ भी जो ज़रूरत पड़ेगी, जो भी टर्म्स यहाँ पे मैं टेक्निकल यूज करूँगा, चाहे वो सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको ज़रूर बताऊँगा। अब एक बात और, जाके देखोगे तो ये यूनिट जो आपका मेंस का, जब मतलब जहाँ जहाँ भूगोल होगा और इकोनॉमिक्स का भी टॉपिक है, ये ध्यान रखिएगा। पर्यावरण अपने आप में क्या है, पर्यावरण इकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स के भी टॉपिक अपने आप में बन जाते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स की कोई भी रमेश सिंह की किताब खरीदे हो या एस.एन. लाल की किताब आपके पास रखी हो, तो आप जाके आराम से देख सकते हैं, वहाँ भी ऐसा है। तो ये जाके देखोगे, इवन निबंध का बहुत अच्छा टॉपिक है। आजकल पर्यावरण को बचाने के लिए इतना ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि इस पर बहुत से क्वेश्चन बनने वाले हैं। एक ज्वलंत मुद्दा है ये, हॉट स्पॉट इसमें हम देखेंगे जैव विविधता में। एक तरीके से ये टॉपिक ही हॉट केक है। क्या है, इसका निबंध वाले में जाकर देखो, सिलेबस तुम लोगों को समझा चुका हूं पहले ही काफ़ी डीप में।
और सबको पता भी है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर रिवीजन हो रहा है, बट ठीक है, आपको थोड़ा एक बार फिर से दिमाग में जाना चाहिए, क्योंकि सिलेबस तो वैसे ही बिना सिलेबस पे डिस्कशन के बाद ही मैं शुरू करता हूँ क्लास, ये आपको पता है, और वो आदत बनी हुई है, तो फिर से डबल से हो जाता है। देखो निबंध में जाके देखोगे ना छठे पेपर में, बाकी जगह दिखा नहीं रहा हूँ, पहले दिखा चुका हूँ। निबंध देखो, निबंध में भी स्पष्ट लिखा हुआ है पर्यावरण। देखो 1000 शब्दों वाले में बोला हुआ है पर्यावरण, देख रहे हो ना, स्पष्ट यहाँ पे पर्यावरण लिखा है, जैसे पर्यावरण। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रत्येक राज्य पीएसयू में इससे क्वेश्चन आया है। यूपी पीसीएस के क्वेश्चन कराऊंगा, आपको दिखाऊंगा, उसमें आया हुआ है पारितंत्र के बारे में कि कृत्रिम पर्यावरण या कृत्रिम पारितंत्र है। जब मैं आपको क्वेश्चंस हल करा के दिखाऊंगा अलग अलग जगहों के, इसी में आगे हम देखेंगे RAS में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है। इवन राजस्थान के जो टीचर्स के लिए भर्ती होती है उसको RPSC कहा जाता है, उस RPSC के भी 2016 या 17 में क्वेश्चन आया हुआ है इससे। तो हमेशा, और UPSC में तो आता ही है, MPPSC में आए हैं, वो तो हम देखेंगे ही। तो उम्मीद करता हूं कि अभी लगभग 15 मिनट की क्लास हो गई है, और इस 15 मिनट में मैंने आपको पहले ये चर्चा करा दिया है कि क्लास में हम करेंगे क्या। कई बार क्लास में मैं बोलता हूं कि भाई कैमरा मेरा सामने है आई साइट, और लैपटॉप मेरा थोड़ा आई साइट के नीचे है, तो आपसे आंख से आंख ना मिले तो आप नाराज ना हो कि नज़र से नज़र नहीं मिला के पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। चलो, तो अब हम लोग शुरू कर लेते हैं क्लास को। मैं इसको मिटाऊंगा क्योंकि ये कोडिंग हो गया, ये लेक्चर ऐसे बढ़ता रहेगा आगे। आज के लेक्चर का नाम क्या है? पर्यावरण एवं जैव विविधता। और पहले लेक्चर का नाम सभी लोग कोई टाइप करके बताओ कि क्या बनाएंगे। ग्वेसिंग करो, इतने दिन से पढ़ रहे हो यार, ग्वेसिंग तो कर ही लोगे। वेरी गुड अनुज, बढ़िया। यहां पे लिखे हैं क्या, ये इन्होंने बताया बेसिक परिचय कराया जाएगा। एकदम अच्छा, आप सही लाइन पे जा रहे हैं। बेसिक परिचय, क्योंकि हमारा पहला टॉपिक, जब भी कोई टॉपिक पढ़ाएंगे उसका पहले बेसिक परिचय ही होगा। क्योंकि अगर जब तक हम चैप्टर को नहीं जानेंगे, यार तुम लोग मेरी क्लास लेके अभी निकलोगे, दोस्त सुबह पार्क में बैठे होंगे और तुम लोग क्लास ले रहे हो, और क्लास लेके जाओगे पार्क में तो बोलेंगे, मान लो कोई पूछ ही लिया कि भैया कौन सा चैप्टर पढ़ के आए हो, बोलोगे कि हम पढ़ के आए हैं पर्यावरण एवं जैव विविधता। तो सबसे पहले जनरल सी बात है, हमारे मन में ये होना चाहिए, सतही लेवल का ज्ञान हमें रखना है, हमें विशेषज्ञता नहीं रखनी है। हमें ये तो पता होना चाहिए कि पर्यावरण क्या है, जैव विविधता क्या है। तो मैं आज आपको पर्यावरण, हालांकि अपने आप में दोनों बड़े बड़े टॉपिक हैं, लेकिन मैं आज इन दोनों को बेसिक लेवल पे समझा दूंगा कि इनका मतलब क्या होता है, और फिर लेक्चर नंबर 2 से हम अपने कहानी में चलेंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि 15 मिनट में आज तो लेक्चर लग रहा है खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब एक चीज़ का परिचय करते हैं तो समय इतना लगता है। तो जाहिर सी बात है कि अभी आप लोगों का क्लास में नहीं हुआ है, साइबर अपराध दूसरे बैच को पढ़ाया था मैं, यूट्यूब पे डला है, उस वीडियो में जाकर देखना। साइबर अपराध पर बेसिक परिचय देने के लिए लगभग 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे लग गए थे। तो जाहिर सी बात है कि परिचय लेंगे, ढंग से परिचय लेंगे इसका, ठीक है। चलो, सबसे पहले जब हमारे टॉपिक का नाम क्या है, पर्यावरण एवं, अब आप आज लिखने वाला काम बहुत कम है, बोल के तो मुझे लगभग 9 के बराबर लिखवाना है, केवल डायग्राम आपको बनाना है मेरे साथ। पर्यावरण एवं जैव विविधता, पर्यावरण एवं जैव विविधता इंग्लिश में अभी लिखा हूँ, फिर नहीं लिखूंगा, इंग्लिश वाले शब्द को बोल दे रहा हूँ, वैसे भी कोई इसमें इंग्लिश माध्यम का है नहीं। अच्छा, एक बात और, आज क्लास हो नहीं पाई है, जिस केमिस्ट्री वाला बैच तुम लोग देखते होगे यूट्यूब पे, रिमाइंड IAS पे बार बार डालते रहता हूँ, तो वो बैच आज हो नहीं पाया है किसी कारणवश। तो संभव है कि ये वाला लेक्चर आपको यूट्यूब पर भी उपलब्ध मिले शायद। खैर, आपको क्या टेंशन, आपको तो एप्लीकेशन में है ही। पर्यावरण एवं जैव विविधता, एनवायरनमेंट एवं बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले हम टारगेट कर लेते हैं अपने पर्यावरण को कि पर्यावरण क्या है। चलो, तो अब बेसिक परिचय करते हैं। यहाँ तक, कहाँ तक दिख रहा है, वहाँ तक की बात कर ले। हाँ, यहाँ मैं नहीं दिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं देखना है, जो मैं पढ़ रहा हूँ बता रहा हूँ उसको देखना है। सबसे पहले बात करते हैं कि पर्यावरण। तो पर्यावरण जो है, इसको अगर इंग्लिश में देखोगे, परिचय आज हमको यही जानना है कि पर्यावरण है क्या, जैव विविधता है क्या। कुछ और भी ऐसे शब्द आज सुनोगे जो आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि आजकल ऐसा चीज़ हुआ है, अक्सर जाति, समुदाय, जनसंख्या बहुत जगह सुने होंगे,
उसको आज डिकोड करेंगे हम लोग साइंस के हिसाब से। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर होमवर्क नहीं दिए, तो होमवर्क ले लो भैया। होमवर्क क्यों नहीं लोगे? ले लो, होमवर्क लिखो। होमवर्क क्या करना है आपको? जाके कोई मोटी किताब नहीं खरीद लेनी है कि जाके इतनी मोटी किताब एक 600 रुपये का खरीद लिए और लाके घर पे चुपचाप अलमारी में रख दिए। पहले दिन एक पेज पढ़ लिए जोश जोश में, उसके बाद बोले कि नहीं अभी तो ना ही काफ़ी है। ठीक है ना? जैसे आजकल बहुत से लोग मिलते हैं, बोलते हैं कि अब तो माँ बाप का प्यार ही काफ़ी है, तो वैसे ही वो खरीद के लेके आते हैं और उसमें से 1-2 दिन पढ़ के उसके बाद बोलते हैं कि भैया आप कोचिंग जो पढ़ रहे हैं उतना ही काफ़ी है, नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसा खरीदना नहीं है, वो आपको पता है। होमवर्क में क्या करना है आपको? तो पर्यावरण के लिए आज का होमवर्क सिर्फ इतना रहेगा कि आप क्लास 7th का NCERT, अब देखो 7th की पढ़वा रहा हूँ, कारण क्या है? क्लास 7th की NCERT और किताब का नाम क्या है? हमारा पर्यावरण। किताब का नाम ही है उसमें हमारा पर्यावरण। 7th हमारा पर्यावरण, और इसका चैप्टर नंबर 1 ही है। चैप्टर नंबर 1 है या 2 है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, बट देख लेना, काफ़ी समय हो। चैप्टर नंबर या तो 1 होगा या 2 होगा, मैं उसका नाम ही है पर्यावरण। बस आज का होमवर्क ये है कि आप ये पढ़ लेंगे पर्यावरण के लिए होमवर्क के तौर पर। बाकी फिर मैं बताऊंगा और कहाँ से पढ़ना है। और जैव विविधता के लिए भी छोटे क्लास में मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए डायरेक्ट एक ही चीज़ पढ़ो और बाकी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ो। ये नहीं पढ़ोगे तो कोई तकलीफ नहीं होगा। मैं इन सबका सारांश आपको कॉपी में और आपके बोर्ड पर सब समझा दूंगा। फायदा क्या होगा आपको कि वहाँ कुछ नए शब्द अच्छे मिल जाएंगे, कुछ अच्छे शब्द मिल जाएंगे। उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, कुछ टर्म्स आपको कैसे उसमें लिखा है, कुछ टर्म्स जो नहीं समझ में आएगा वो आके मुझसे पूछोगे, ये फ़ायदा हो जाएगा। बाकी नहीं पढ़ोगे तो कोई तकलीफ है नहीं, लेकिन पढ़ना है, एग्ज़ाम निकालना है तो पढ़ना है पर्यावरण। और दूसरा क्या है, इसको पढ़ना है आपको कक्षा हिंदी में लिख देता हूँ, कक्षा 12th 12वीं क्लास का बायोलॉजी से कुछ लोग बोलेंगे हिंदी, तो जीव विज्ञान, 12वीं का जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 15 का नाम ही यही है, जैव विविधता एवं पारितंत्र। एग्जैक्ट नाम शायद यही है, जैव विविधता एवं पारितंत्र। हाँ, चैप्टर नंबर 15 का ही नाम है, जैव विविधता एवं पारितंत्र। देख लेना। तो ये आपको इसके अलावा और कुछ पढ़ना ही नहीं है, जैव विविधता एवं पारितंत्र, इसमें तो यही पढ़ना है बस। और बाकी जो मैं पढ़ा रहा हूँ काफ़ी है, इसमें कुछ बातें और मैं बताऊँगा, उसको पढ़ना है आपको। तो ये होमवर्क है, यही किताब है, फ्री में मिल जाएगी। सबके पास टीवी वाला मोबाइल है, टीवी मतलब वो बड़ा वाला मोबाइल ऐसा, और डेटा के बिना आप जी नहीं सकते, बिना डेटा के तो जी नहीं सकते। तो डेटा है ही, और उसके साथ क्या है, मोबाइल भी है। इसी में गूगल पे डाउनलोड करना है। आजकल तो एप्लीकेशन भी आ गए हैं बहुत से NCERT की किताबों के। अगर मोबाइल में जगह बचा हो, मोबाइल में अगर स्पेस बचा हो, तो NCERT का एप्लीकेशन होगा, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। और नहीं होगा जगह तो ठीक है, कुछ KB का PDF होगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, या मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को डायरेक्ट ही, क्योंकि मुझे तो करना ही है ना भाई, आप लोग करें या ना करें। तो ये आपका होमवर्क है, आपने जो बोला वो पूरा हो गया। अब आगे चलते हैं। देखो, पर्यावरण को अगर हम देखें तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करें। आप लोगों को बताया हूं कि इंग्लिश की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आधुनिक काल जो रहा है उसमें फिरंगियों का ही वर्चस्व रहा है, तो उनका ही ज़्यादा चलता है। तो पर्यावरण को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, आराम से समझो, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट। और मैं आपको हमेशा इटाइमोलॉजी बताता हूँ, नामकरण बताता हूँ कि ये शब्द क्या उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, शब्द का मतलब क्या है। एनवायरमेंट, इटाइमोलॉजी, नामकरण। तो क्या नामकरण है? नामकरण है भैया कि ये फ्रांसीसी या फ्रेंच भाषा बोल दो, फ्रेंच भाषा का एक शब्द है, फ्रेंच भाषा का एक शब्द है जिसका नाम क्या है, एनविरोन या एनवायरोन। और एनवायरन का अगर हम हिंदी में मतलब निकाल लें तो इस हिंदी का मतलब क्या होता है, आवृत। और आवृत शब्द आपको जटिल लगेगा कि ये आवृत क्या बोल रहे हैं,
तो इसको आप और सिंपल कर लीजिए, इसी को बोल सकते हैं क्या, अथवा घेरा हुआ, आवृत या, दोनों एक ही बात है, मैं दो तरफ लिख दिया समझाने के लिए कि आवृत या घेरा हुआ इसका मतलब होता है। तो पर्यावरण को इस तरीके से देखें। अब यहाँ क्वेश्चन अपने आप उठ रहा है, क्या घेरा हुआ, यहाँ क्वेश्चन उठता है क्या घेरा हुआ, और दूसरा एक और अपने आप क्वेश्चन उठता है। क्वेश्चन का बड़ा महत्व है लाइफ में यार, इसलिए क्वेश्चन जरूर उठाओ। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, मैं आपको सोचना सिखाता हूँ, पढ़ाना नहीं सिखाता हूँ, पढ़ना नहीं सिखाता हूँ। पढ़ना तो खैर आप सीख ही जाएंगे, साथ साथ सोचना सीखना जरूरी है। सोचना सीख जाओगे सारा समाधान हो जाएगा। क्या घेरा हुआ, किसको घेरा हुआ। अभी इसका आंसर हमको पर्यावरण का परिभाषा देगा, किसको घेरा हुआ, ऐसे ही बनाना है भैया। क्या घेरा हुआ, किसको घेरा हुआ। अब थोड़ा और इसमें आ जाते हैं, थोड़ा सा हम चले आते हैं कि पर्यावरण रियल में संस्कृत शब्द से निकला हुआ है। पर्यावरण शब्द सच कहें तो संस्कृत का शब्द है, बट ठीक है हम पर्यावरण को अपने हिंदी में तोड़ देते हैं। हिंदी में भी अपना लिया गया है पर्यावरण को, जो कहते हो संस्कृत वाले शब्द को। तो ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, और ये एकदम सतही लेवल की बात है। परि और प्लस आवरण, परि प्लस आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परि मतलब क्या होता है, चारों तरफ। परि मतलब होता है चारों तरफ। कुछ लोग परि का मतलब कुछ और ही सोच रहे हैं। बदमाशी कम करो, बोर्ड पर देखो, चारों तरफ। और आवरण का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है घेरा हुआ या घेरे हुए। आवरण, एनवेलप, लिफाफा, लिफाफा भी बोल सकते हैं, चारों तरफ से घेरा हुआ है लिफाफा, इंग्लिश में एनवेलप। ठीक है, तो दोनों का मतलब वही हुआ, चारों तरफ से घेरा हुआ। फिर वही क्वेश्चन उठ जाता है, किसको घेरा हुआ। फिर बात आ जाता है कि चारों तरफ से घेरा हुआ, तो क्या घेरा हुआ, क्या घेरा हुआ, या कौन घेरा हुआ, किसको घेरा हुआ। इसका आंसर मिल जाएगा, किसको घेरा हुआ। ये होमवर्क में मिटा दे रहा हूं, आप लोगों का होमवर्क के चक्कर में बोर्ड पे जगह कम पड़ जाएगी। लिख लिए होंगे आप लोग होमवर्क। अब लगे हाथों में आपको बार बार बोलता हूं कि जब भी एक सब्जेक्ट पढ़ो तो यार एक सब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट मान के मत पढ़ो। सब्जेक्ट को हमेशा क्या करो, जब एक सब्जेक्ट पढ़ो और कोई चीज जैसे ही आए तो वहां सोचो। मैं कई बार बोलता हूं बस सोचना ही तो गेम है। जो सोच रहा है, चीजों को समझ रहा है, वो एग्जाम में न आते हुए क्वेश्चन को भी बना सकता है। तो आप यहां मैं क्या बताना चाहता हूं, जैसे देखो परि प्लस आवरण, यहां ऑटोमेटिक क्या रिवीजन आपका होगा, तो रिवीजन होगा कि भैया पर्यावरण में कौन सी संधि है। इधर मार्जिन बना के बोलता हूं ना कि हमारे जब भी मैं पढ़ाऊं पेज के एक तरफ आपको मार्जिन बना लेना है, एक्स्ट्रा कुछ बताऊं लिख लो। तो पर्यावरण शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है ना, पर्यावरण। तो कौन सी संधि है इसमें भाई, परि प्लस आवरण, ये तो मैंने ही बता दिया। दिख रहा है ना यहां तक, हाँ दिख रहा है, परि प्लस आवरण से जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सी संधि है और संधि का नियम क्या है। इससे पहले भी कई कुछ, हमेशा जब भी शब्द आता है पूछते हैं, तो कोई आंसर देगा। चलिए आपके आंसर का अभी इंतजार ना करते हैं, क्योंकि टॉपिक को मुझे दोनों को समझाना है और इसमें भी कुछ ऐसी बातें मुझे समझाना है। तो पर्यावरण, ध्यान रखिए यहाँ पे यण संधि है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुम लोग सोचो ऐसा, कई बार लोग गुस्सा हो जाते हैं इस पर कि अरे तो अतिक्रमण कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं एनवायरमेंट, पर्यावरण और जैव विविधता, और हिंदी में अतिक्रमण कर दिए। पॉलिटी में पढ़ रहे थे ना, अतिक्रमण, विधायिका के कार्य क्षेत्र में न्यायपालिका अतिक्रमण न करे, इसलिए चेक बैलेंस का प्रावधान किया गया है। कई बार इसी थोड़ा सा इसका और नरम रूप में न्यायिक सक्रियता का नाम सुने हो, जुडिशियल एक्टिविज्म। तो कई बार लोग नाराज हो जाते हैं, अरे यार पढ़ा रहे थे एनवायरमेंट, ये हिंदी में कहाँ चले गए। अरे भैया हिंदी में मैं इसीलिए गया कि आप सोचना सीखो कि कैसे पढ़ना है। सब नहीं जाएगा, सबके पास समय नहीं है, मेरे पास भी समय नहीं है, लेकिन मैं आपको पढ़ाने के लिए कमिटमेंट है, आप मुझे पैसा दिए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप बाद में अच्छे ढंग से ही मुझे याद करो कि हाँ जल्दबाजी करके 5
दिन में 10 दिन में हमारा 45 दिन वाला कोर्स करा के भगा नहीं दिया। मुझे तो पैसा मिलेगा, अगला बैच फिर शुरू कर लूँगा, कहीं और ऑफलाइन पढ़ा लूँगा, कोई और बैच ले लूँगा। फ़ायदा आपको बाद में जब आप याद करो तो इसलिए ना याद करो कि गाली दे के याद करो कि यार काश और थोड़ा ठीक से वहाँ हमें मिल गया होता चीज़ें। तो ये सोचना आपको सीखना है कि परि प्लस आवरण तुरंत दिमाग में क्लिक करे कि यार ये तो हिंदी का कुछ बात यहाँ पे दिमाग में आ रही है, चक्री चल रही है दिमाग की, सीढ़ी चल रही है। देखते हो ना कि जब सीढ़ी, अब तो सीढ़ी का ज़माना है नहीं, लेकिन सीढ़ी देखे होगे तुम लोग, सीढ़ी जब गोल गोल घूमती थी अंदर तब तक स्क्रीन पर मूवी आता था, और जैसे ही वो फंस जाती थी, रुक जाती थी, स्क्रीन पर मूवी बंद हो जाती थी। दिमाग भी, ब्रेन भी हमारा वही है। ब्रेन की चक्री को चलाते रहो चलाते रहो, इससे बड़ा कंप्यूटर कुछ नहीं है। चलाओगे तब, नहीं चलाओगे तो अवशेषी अंग हो जाएगा। बायो में पढ़ाया था ना, जिस चीज़ का प्रयोग नहीं करोगे अवशेषी हो जाएगा। तो मुझे डर है इस बात का कि अगर दिमाग का प्रयोग नहीं करोगे दिमाग अवशेषी हो जाएगा, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो यण संधि है, और फिर फॉर्मूला क्या है भैया ये भी बता दो। सूत्र क्या है इसका, सूत्र क्या है? हाँ, सूत्र वही है जो आपने लिखा है। अब चाहे गूगल से बताओ, चाहे से जैसे ही बताओ यार, मुझे तो आंसर से मतलब है। इसी बहाने आप यहाँ याद हो गया ना, कभी नहीं भूलोगे। ई प्लस आ बराबर क्या, या बन जाता है, तो पर्यावरण बन जाता है। समझ गए? तो ऐसे बातों को आपको दिमाग में रखना है, ऐसे इंटरलिंक करना है। और कई बार क्या होता है कि जैसे अभी पढ़ रहे हैं बच्चे, उस दूसरे कोई और जैसे आपके मित्र मिल गए, बोलेंगे अरे यार पर्यावरण पढ़ा रहे थे, इनको हिंदी की क्या ज़रूरत थी, पढ़ाने का समय 5 मिनट गया, हिंदी तो हम हिंदी वाले सर से पढ़ लेते हैं, हिंदी के लिए क्लास में पढ़ लेते। तो भैया हमें यही तो सोचना है। जीएस पढ़ रहे हैं ना, विशेषज्ञता थोड़ी नहीं हासिल कर रहे हैं। और मैं भी तैयारी किया हूँ, आप भी तैयारी कर रहे हो, तो देख रहे हो कि सब कुछ ही चीज़ें आपको पढ़नी है। तो विशेषज्ञता थोड़ी नहीं हासिल करना है कि हमको एकदम कानून बनाना है तो कानून के मास्टर बने रहे हम। हमको सामान्य अध्ययन पे पढ़ना है। तो सोचना है ये बात। हिंदी तो पढ़े ही हो ना, नहीं पढ़े होते तो अलग बात है, और अभी नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं है, क्योंकि एमपीपीएससी में तो पूरा एक पेपर ही है। मैं मान लेता हूं कि अभी नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, लेकिन 12वीं तक तो पढ़े हो हिंदी, 12वीं तक तो हिंदी पढ़े ही हो ना। तो हिंदी में तो संधि समास इतना तो पढ़े ही होगे, वही ढंग से पढ़े होगे, तो आधी बात तो वही यहाँ पढ़नी है। कोई नया थोड़ी नहीं यहाँ पे आके साहित्य में आपको पीएचडी कराया जाएगा हिंदी में। चलो टॉपिक पे आओ, टॉपिक पे आओ। कहाँ थे भैया हम? पर्यावरण क्या है? तो इटाइमोलॉजी, अंग्रेजी में हमने देख लिया कि फ्रेंच भाषा के एनवायरन से बना है, जिसका मतलब होता है आवृत्त या घेरा हुआ। और पर्यावरण हिंदी में हम देख रहे हैं तो परि प्लस आवरण से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है चारों तरफ, और इधर क्या है, घेरा हुआ। दोनों में क्वेश्चन एक ही उठ रहा है, क्या घेरा हुआ, किसको घेरा हुआ। तो यहाँ से हमारा पर्यावरण शुरू, इसका परिभाषा आंसर मिलेगा जब इसका परिभाषा देंगे। एकदम जनरल परिभाषा ले रहे हैं जो आपको बेसिक तौर पे समझ में आ जाए, बाकी हम लोग आगे कहानी तो करने वाले हैं ही, आज तो शुरुआत हो रहा है ना। तो देखो परिभाषा क्या करेंगे, हम लिखेंगे अब जैसे जिस ग्रह पे हम हैं, अभी तो हमको यही पता है ना कि पृथ्वी पर ही जीवन है, तो हम बोल सकते हैं किसी, अब जीवधारी जो हैं वही बता पाएंगे, वही चीज़ें उसको महसूस कर पाएंगे, तो हम क्या बोल देंगे, 2-3 तरीके से इसका परिभाषा हम बता सकते हैं। देखो पहले क्या बोलेंगे हम, एक तो ये बोल सकते हैं कि पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए विभिन्न प्रकार के आवरण को, देखो विभिन्न बोल रहा हूं, अभी समझाऊंगा, कोई केवल वायुमंडल, कुछ लोग इसी को समझ लेते हैं। पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए विभिन्न आवरणों को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण कहते हैं, वायुमंडल मत समझ लेना कि ये वायुमंडल है। कई लोग तो पर्यावरण का मतलब वायुमंडल ही समझते हैं। यही सब दूर करना है हमको, इसलिए बोला कि पहले 7वीं क्लास की किताब, पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए विभिन्न आवरणों को क्या बोलते हैं, पर्यावरण। थोड़ा और इसको अच्छा करना है तो कर लो, क्योंकि सजीव चीज़ों का महत्व ज़्यादा है, आपको पता है। ये बॉटल जो है, इस बॉटल का प्रयोग मैं अपने हिसाब से करूँगा, बॉटल मुझे अपने हिसाब से नहीं करेगा, ठीक है ना। तो क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं इसी को कि
जीवधारियों, देखो ये भी परिभाषा दे सकते हो, जीवधारियों एवं, अच्छा जीवधारियों में सच कहें तो वनस्पति भी आ जाता है, बट ठीक है वनस्पति को अलग समझ देता हूं। जीवधारियों एवं वनस्पतियों को, जीवधारियों एवं वनस्पतियों को चारों ओर से घेरने वाले आवरण को ही, जीवधारियों एवं वनस्पतियों को चारों ओर से, चारों तरफ से घेरने वाले आवरण को ही, नीचे दिखाई दे रहा है, आवरण को ही पर्यावरण कहा जाता है, पर्यावरण कहते हैं। अभी बेसिक लेवल पे सिर्फ समझो, लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस जितना मैं यहाँ कर रहा हूँ उतना कर लो। जीवधारियों एवं वनस्पतियों को चारों तरफ से घेरने वाले आवरण को ही पर्यावरण कहते हैं। अब बात यह है कि घेर कौन रहा है, क्या क्या घेर रहा है। तो देखो क्या क्या घेर रहा है, हमको इसी में जाके हम देखेंगे कि कौन कौन घेर रहा है। तो वायु का घेरा है, वायु का घेरा है, जल है, हमारे चारों तरफ जल है, जल का घेरा है, और देखो क्या है, तमाम प्रकार के जीवों का घेरा है। अरे हम लोग मनुष्य हैं ना अभी, इसलिए ये बात में और क्लियर हो जाएगी। हम मनुष्य हैं, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे चारों तरफ से बहुत कुछ चीज़ों ने घेरा है। वायु के जो कण हैं वो घेरे हुए हैं, बहुत से निर्जीव पदार्थ हैं, वहाँ पोडियम पड़ा है, उधर कंप्यूटर पड़ा है, यहाँ लैपटॉप पड़ा है, इधर अलमारी पड़ी है। क्योंकि क्लास से ही, डायरेक्ट रूम से ही मैं सुबह वाली क्लास लेता हूँ, आपका ऑनलाइन जो पता है। चारों तरफ यहाँ पे वाईफाई का, जियो का लगा हुआ है, ये भी मुझे घेरे हुए हैं। इधर बहुत से बर्ड्स घूम रही हैं, इधर बहुत से जीवाणु वायरस, यहाँ पे बहुत से वायरस उड़ रहे होंगे, बहुत से बैक्टीरिया उड़ रहे होंगे, इधर कुछ पड़ोसी मेरे हैं, ये सब मुझे घेरे हुए हैं। तो ये सारे मेरे घेरे हैं, समझ रहे हैं ना। तो क्या है, वायु का घेरा, जल का घेरा है, जीवों का घेरा है, वनस्पतियों का घेरा है। आपको इससे कंफ्यूजन होना कि सर वनस्पतियों को तो ही घेर रहे हैं। अरे भैया, तो एक वनस्पति को बाकी वनस्पतियां तो घेर रही है ना, एक प्रकार के जीव को बाकी प्रकार के जीवों का तो घेरा है। हमारे चारों तरफ सांप बिच्छुओं का भी तो घेरा है, बरसात में मेढक निकलते हैं, केचुए निकलते हैं, वो भी तो घेरा ही है ना। तो ये सब घेरा है, सजीवों का भी घेरा है और निर्जीवों का भी घेरा है, ठीक है ना। तो क्या क्या घेरा अभी बता दिया। अभी स्थल का घेरा है, हमारे चारों तरफ स्थल का भी घेरा है ना। इसी बात को हम वायुमंडल के अंग, पर्यावरण के अंग में जाकर नाम देंगे। तो देखिएगा, इसका नाम मैं बोलने लगूंगा क्या, वायुमंडल। इसका नाम बोलने लगूंगा वायुमंडल। और ये मंडल क्यों बोल रहे हैं ये भी समझाऊंगा आपको मैं। एटमॉस्फियर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, एटमॉस्फियर। स्फीयर मतलब गोला होता है, सोचना है शब्द पे कि मंडल इंग्लिश में स्फीयर कहलाता है, गोला। क्यों, क्योंकि पृथ्वी गोल है ना। अरे अब एकदम फिजिक्स में और एकदम अपने उसमें नहीं जाएंगे भूगोल में कि ध्रुवों पर चपटी है थोड़ी सी अंडाकार, वो आप नहीं करेंगे हम। जब भी अध्ययन करते हैं गोला मान के ही अध्ययन करते हैं। तो गोला है, और जैसे चांद हमको लटका हुआ दिख रहा है, वैसे पृथ्वी भी लटकी हुई है इस ब्रह्मांड में। तो इसके चारों ओर ही वायुमंडल होगा ना, एक तरफ थोड़ी नहीं होगा केवल, इसलिए उसको भी स्फीयर मंडल बोला गया है। खैर, वो तो एक पूरा टॉपिक बनेगा वायुमंडल। इसी को स्थल मंडल बोलने लगेंगे हम वायुमंडल के अंग में। जीवों वाले को हम बोलेंगे जैव मंडल। देखेंगे जैव मंडल भी एक बड़ा ही बेहतरीन परिभाषा मिलेगा, जो आप सोचेंगे कि यार जैव मंडल का परिभाषा हम कुछ और समझ रहे हैं। जैव मंडल आप देखेंगे वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, सबके भाग हो जाएगा। जल के घेरे को जल मंडल बोल देंगे। तो ये सब जो घेरा बना हुआ है पृथ्वी के चारों ओर, एक जीव के चारों ओर, एक वनस्पति के चारों ओर, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका पर्यावरण। तो उम्मीद करता हूं कि पर्यावरण शब्द को भी आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीव या वनस्पति के चारों तरफ के घेरे को ही उसका पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। अब पर्यावरण बात समझ गए तो थोड़ा सा आगे तो हमको डिटेलिंग में पढ़ना ही है, लेकिन पर्यावरण शब्द से हमने थोड़ा सा फेमिलियर हो गए हैं। तो एक स्टेप और मैं आपको थोड़ा सा फेमिलियर करना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा कंसेप्ट आपका और क्लियर हो जाए। उम्मीद करता हूं ये बना लिए होंगे। और पहले मैं बोलता हूं केवल लिखाई करने से कुछ नहीं होगा। हिंदी आपको आता है, समझ गए हैं, अपने शब्दों का प्रयोग करिए, बेहतर आंसर बनता है, बजाय कि किसी दूसरे के
शब्दों का प्रयोग करके रट्टा मार के भूल जाएंगे तो आ करेंगे। जैसे छोटी क्लास में कैसे पढ़ते थे, मैं भी किया हूँ ऐसा। पता चले कि जैसे सिलेबस है, सिलेबस में पहला क्या दिया है, जैसे इसके ऊपर दिया है इस प्रश्न पत्र का स्तर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के समकक्ष होगा। अब रट्टा मारते थे इस प्रश्न पत्र का, फिर भूल गए, नहीं याद आ रहा है, फिर देख लिए। वो काम नहीं करना है क्योंकि रट रहे थे ना, समझ लिए हैं, यहाँ फिट है, अपने तरीके से शब्द निकाल दो। गाली देना है तो देखते हैं क्या, गाली देना है झट से गाली दे देते हैं, गाली नहीं याद आ रही है थोड़ी घुमा फिरा के दूसरी गाली दे देते हैं, ऐसी गाली दे देते हैं कि सामने वाले को समझ में नहीं आता कि कौन सी गाली दे दिया ये, समझ रहे हैं ना। तो बस वो शब्द समझ फिट होनी चाहिए और शब्द हमारे पास होने चाहिए। थोड़ी बात और समझ लो यहाँ पे, जस्ट इसी के आगे डायग्राम में बना लेना पर्यावरण का क्या। तो जो पर्यावरण बनता किससे है, थोड़ा सा दिमाग में भी तो रहे ना, ये तो बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा। पर्यावरण बनता कैसे है, मैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं समझा रहा हूं, ब्रह्मांड हमारा पर्यावरण बनता कैसे है। तो पर्यावरण बनता कैसे है, तो पर्यावरण अपने जिन चीज़ों से मिलकर बनता है उनको घटक बोलते हैं। पर्यावरण के घटक, केमिस्ट्री वाले लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था कि घटक का मतलब क्या है, और वो यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, दूसरे बैच का जो क्लास लिया हूं। तो घटक, कंपोनेंट, इसके दो घटक होते हैं, एक होता है क्या जैविक घटक, डिटेल में आगे ढंग से पढ़ेंगे, जैविक घटक, और दूसरा क्या होता है अजैविक घटक। अभी समझ गए आप, पीछे देख ही रहे थे अजैविक घटक। मैं चाहता हूं कि आप होमवर्क जब आज करें 7वीं क्लास का एनसीईआरटी, तो आपको समझ में सारी बातें आए, इसलिए इतनी बात यहां कर देते हैं, फिर जैव विविधता पे चलते हैं। जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। जैविक घटक जिंदा सजीव चीजें हैं ना, जो सजीव चीजें सारी हैं, जो लिफाफे में इस घेरे में जितनी सजीव चीजें हैं, बैक्टीरिया है, सूक्ष्म और बहुत से जीव हैं, तमाम प्रकार के जंतु हैं, तमाम प्रकार की वनस्पतियां हैं, वो सारे क्या हो गए जैविक घटक में आ गए। और अजैविक घटक जो होता है इसको भौतिक घटक भी हम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, भौतिक घटक। अब ध्यान रखना कि फिजिकल कंपोनेंट इसको हम बोल तो रहे हैं, लेकिन इसको केमिस्ट्री वाले चीज से नहीं जोड़ लेना है कि केमिस्ट्री में हमने फिजिकल पढ़ा है कि बाहर से जो कुछ भी दिखता है वो फिजिकल है। भैया ये बात यहाँ नहीं करना है, यहाँ थोड़ा बायोमय हो जाना है, थोड़ा जीव विज्ञान में हो जाना है। यहाँ भौतिक का मतलब क्या है, निर्जीव चीजों से मतलब है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ भौतिक शब्द का प्रयोग किया गया है निर्जीव चीजों से। एक ही शब्द का मतलब अलग अलग जगहों पे कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हो जाता है, ध्यान रखेंगे। अंकल मतलब मौसा भी होता है, अंकल मतलब चाचा भी होता है, कॉन्टेक्स्ट का दिमाग में रखना है। तो भौतिक घटक, भौतिक घटक क्या, वही देखो मिट्टी है, मिट्टी है, जल है और बहुत कुछ है। ये वाईफाई लिखे हैं, ये भी तो है ही ना, आजकल तो हमारे पर्यावरण का ये भी हिस्सा हो गया है। और क्या है, बहुत कुछ चीज़ें हैं, आप देख सकते हो, पर्वत, पहाड़, ये सारी चीज़ें क्या है निर्जीव। तो ये निर्जीव घटकों से मिलकर बनता है। कैसे बनता है, कहीं का भी पर्यावरण बना हो। अभी हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं क्योंकि पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है, अभी तक हमको यही पता है। आप लोगों को कुछ समय पहले क्लास में मैं सेटी प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, याद होगा, सेटी प्रोजेक्ट, सर्च ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम बताया था ना। उसमें एक एरिसीबो नाम का भेजा गया है संकेत कि हम पृथ्वी पर रहने वाले लोग कैसे दिखते हैं, क्या है, वो गूगल करके जिनको नहीं आइडिया हो पढ़ लेना, या फिर वो लेक्चर जाकर देख लेना। तो हमारे यहाँ पृथ्वी पर तो नहीं, कहीं पर भी अगर पर्यावरण बनेगा तो 100% है कि दो चीज़ों से मिलकर बनेगा, जैविक घटक से और अजैविक घटक से। यह आप दिमाग में रखिएगा कि जैविक घटक और अजैविक घटक मिलकर ही पर्यावरण का निर्माण करते हैं। जैविक घटक में वो सारी चीज़ें आएंगी जो जिंदा है, और अजैविक घटक में वो सारी चीज़ें आएंगी जिनमें जान नहीं है। और बायो में आप वायरस पढ़े हैं, वायरस दोनों की कड़ी है, वो बात अलग है। टॉपिक पर चले, तो कैसे बनता है, अभी इतनी बात थोड़ी सी ये समझ में आपको आ गया। अब थोड़ा बात एक और समझ लेना है कि क्या पर्यावरण के कुछ टाइप्स भी हो सकते हैं क्या। हम ट्रेलर ले रहे हैं, मूवी बनाएंगे, आज RRR रिलीज हो रही है ना, कई लोग तो फर्स्ट शो में वहीं मिलेंगे सपना संगीता पर, क्लास में नहीं दिख रहे। RR रिलीज हुई है, बेसब्री से इंतजार उनको था, क्लास छोड़ देंगे। रिकॉर्डेड में यही दिक्कत है,
रिकॉर्ड करना ही बंद कर देना एप्लीकेशन पर, और मम्मी पापा को फ़ोन लगा दो पेरेंट्स का नंबर लेके कि आज क्लास में नहीं आए हैं, गए थे RRR देखने, मरम्मत हो जाएगी। बट क्या करें, नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि आप लोगों से भी तो प्रेम करते हैं ना। कैसे आप लोगों के ज़िंदगी के साथ ज़िंदगी में दखल दे सकते हैं? आप लोग बोलोगे ज़िंदगी में राहु केतु की तरह घुस गया है, पढ़ा के, और एक दिन फिल्म भी नहीं देखने देता, इसलिए नहीं बोल सकता। मत टेंशन लो। सजीव और निर्जीव से मिलकर बनता है। अब थोड़ा सा इसके जस्ट आगे, हाँ नीचे दिख रहा है, बताती है कि पर्यावरण के प्रकार हैं क्या। तो पर्यावरण के प्रकार हैं भैया, पर्यावरण के अंग अभी हम देखेंगे आगे, वो तो अगले लेक्चर से ही मिलेगा। बस ये आज के लिए पर्यावरण पर लास्ट, फिर चलेंगे जैव विविधता पर, क्योंकि फिर पर्यावरण तो एक टॉपिक ही है ना, तो आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, बेस आपको आ जाए। पर्यावरण के प्रकार, पर्यावरण कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो याद करो, मैं हमेशा शुरुआत करता हूं क्लास का तो आधार की बात करता हूं। आधार की बात मतलब क्या, कि किस आधार पर आप वर्गीकरण चाहते हो। कई बार बोला हूं ना कि इस क्लास में कितने प्रकार के बच्चे बैठे हैं, लिंग के आधार पे 2, कुछ स्टूडेंट, कुछ लकड़ियां नहीं, कुछ लड़कियां और कुछ लड़के, ठीक है ना। कुछ ग्रेजुएट वाले हैं, अगर स्टडी के आधार पर देखें, कुछ आर्ट्स वाले हैं, कुछ कॉमर्स वाले। तो वैसे आधार बनाना जरूरी है, कई बार समझा चुका हूं क्लास में। तो पर्यावरण के, अगर हम पर्यावरण के प्रकार देखें तो इनके निर्माण के आधार पर कौन बनाया है, इस हिसाब से अगर हम देखें तो मुख्य रूप से 2 होते हैं, हम 3 कर लेते हैं। एक होता है प्राकृतिक पर्यावरण, एक होता है प्राकृतिक पर्यावरण, मतलब ऐसा घेरा जिसको हमने नहीं बनाया है, हम तुच्छ इंसानों ने नहीं बनाया है, क्योंकि हम लोग तो बनाएंगे तो फिर वही जो देखो हो रहा है, वर्ल्ड वार की तैयारी चल रही है। तो जो ईश्वर ने बनाया है, जो प्रकृति ने बनाया है, अगर आप ईश्वरवादी नहीं है तो प्रकृति मान लो। प्राकृतिक पर्यावरण मतलब जो मनुष्य ने नहीं बनाया है, जिसका निर्माण ऐसा घेरा जिसका निर्माण कौन किया है, जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है, हमने नहीं किया है, वो प्राकृतिक पर्यावरण है। तो क्या क्या भैया, बहुत कुछ है। जंगल, समुद्र, जल भी बोल सकते हो, सूक्ष्म जीव, विभिन्न प्राणी, विभिन्न प्रकार के वनस्पति। कितना गिनाऊं, इतना तो आपको पता ही है कि भगवान ने क्या क्या बनाया है। पर्वत पहाड़ भी बहुत कुछ है। मैं इसलिए जैविक अजैविक बता दिया। अब इसमें कौन जैविक कौन अजैविक है आप समझते रहें। पर्वत पहाड़ बहुत कुछ चीज़ें हैं, ये प्राकृतिक पर्यावरण है, हमने नहीं बनाया। दूसरा हो जाएगा कृत्रिम पर्यावरण। कृत्रिम पर्यावरण, मैन मेड एनवायरनमेंट, ये नेचुरल एनवायरनमेंट। कृत्रिम पर्यावरण ये क्या है भैया, मैन मेड वाला। अब देखो नदियां तो बनी हैं, नदियां हमने नहीं बनाया, गंगा को हमने नहीं बनाया। आप पुराणों में और ग्रंथों में पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि भागीरथी लेकर आए जमीन पर, और वो सब अलग कहानियां। मतलब हमने तो नहीं बनाया है, प्रकृति ने बनवाया है, या ईश्वर जिसको हम बोलते हैं ईश्वर ने बनाया है। लेकिन मैं चाहूं या आप ही लोग चाहें तो अपने छत पर स्विमिंग पूल बना सकते हैं। अब छत पे स्विमिंग पूल आपने बनाया है, प्रकृति ने थोड़ी नहीं बनाई है। और उस जो स्विमिंग पूल आप बना दिए हैं, उस स्विमिंग पूल में आप अगर अकेले मज़ा नहीं आता है नहाने में, 2-4 मेढक डाल दो, 2-4 सांप डाल दो, पानी वाला सांप, बिना पानी वाला नहीं जी पाएगा उसमें, 1-2 मगरमच्छ डाल दो और जाके उसमें बढ़िया नहाओ। चारों तरफ से वो घेरा बना हुआ है, पारितंत्र हम देखेंगे आगे, टर्म्स आएगा अभी। तो क्या समझ रहे हैं यहाँ पे कि जो कृत्रिम पर्यावरण हमने बनाया है, जैसे ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आया था, धान का खेत उसने ऑप्शन 1 दिया था। तो धान का खेत प्रकृति ने बनाया है क्या? खेत तो कृषि तो हमने किया है ना, अपने हिसाब से कृषि लगाते हैं एक जगह पे। प्रकृति अपने हिसाब से तो पौधों को कहीं भी फैला के करती है ना, थोड़ी नहीं एकदम एक पैटर्न में कृषि करती है प्रकृति। तो वो क्या है, मैन मेड है। ऐसा पर्यावरण, आसपास की ऐसी चीजें जो हमको घेरी हुई हैं और जिसको प्रकृति ने नहीं बनाया है बल्कि हमने बनाया है, उसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम पर्यावरण।
शहर ही देख लो भाई, शहर प्रकृति बनाई है क्या? हम बनाते हैं शहर। इंदौर शहर, दिल्ली शहर, भोपाल शहर, ग्वालियर, गुना, अलीराजपुर, जो भी बोल रहे हो, ये सब क्या है? हमने बनाया है। और ये भी हमको चारों तरफ से घेरा हुआ है। मैं जहाँ हूँ चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, सब मुझे घेरी हुई हैं। मेरे चारों तरफ का आवरण है तो क्या है? पर्यावरण है। तो किसका मतलब क्या हो गया? इसमें क्या आ जाएगा? स्विमिंग पूल, जो आप सोच सकते हो लिख लो। स्विमिंग पूल, जो स्विमिंग पूल, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक शहर इत्यादि सब चीज़ें क्या आ जाएंगी? कृत्रिम पर्यावरण में आ जाएंगी। और कृत्रिम पर्यावरण के ही एक अंग में और आ जाएगा, इसी का एक पार्ट है जिसका नाम क्या है? सांस्कृतिक पर्यावरण। बड़ा महत्वपूर्ण है ये। अक्सर हम इसका रोना रोते हैं कि अरे क्या करें, हम जिस जिले से आते हैं वहाँ पर पढ़ाई का माहौल ही नहीं है। क्या करें, हम ऐसे जगह से आते हैं जहाँ पे क्या बोलें, जहाँ पर बिना गुटखा के लोग जी ही नहीं पाते हैं। क्या करें हम? सांस्कृतिक पर्यावरण, हमारे आसपास हमारी संस्कृति भी हमको घेरी हुई है। संस्कृति अपने आप में एक टॉपिक है। तो सांस्कृतिक पर्यावरण मतलब क्या? जैसे आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे, भाषा, बोली, पहनावा। अब देखो, पहनावा तो भूगोल पर डिपेंड है। अब ठंडी लगेगी तो जाहिर सी बात है कि लोग कोट मोट पहनेंगे, मोटी चीज़ें पहनेंगे। गर्मी लग रहा है तो बढ़िया बनियान पे घूमेंगे, लुंगी पहन के बनियान पर घूमेंगे, गमछा लेके। तो भूगोल पर तो पहनावा डिपेंड है, ही पढ़ाया हूँ मैं आपको। लेकिन वो पहनावा भी तो कहीं ना कहीं, अब मनीष मल्होत्रा जो फैशन डिजाइनर हैं, अब वो थोड़ी नहीं गर्मी सर्दी के हिसाब से ही केवल काम करते हैं। वो तो इस हिसाब से काम करते हैं कि जब थिएटर में या एक्ट्रेस को जो उनके कपड़े पहने उनको देखो तो आपको मज़ा आ जाए। समझ रहे हैं ना? तो पहनावा, सांस्कृतिक, अलग अलग धर्मों का अलग अलग। अभी इस पर देख रहे हो बवाल चल रहा है। बोलना क्या है, आप ऐसे ही समझदार हो। हिजाब पर चल रहा है ना पहनावा। मुस्लिम धर्म एक तरफ अपना पक्ष दे रहा है, हिंदू धर्म और सरकार अपना अलग पक्ष दे रही है। दोनों अपने अपने जगह पे ठीक है। अब कौन कितना गलत, कौन कितना सही, मैं इसका डिसाइड नहीं कर सकता। कोर्ट है, कोर्ट डिसाइड करेंगे। भाषा, बोली, पहनावा, ये सारी चीज़ें क्या है? हमारी सांस्कृतिक पर्यावरण है। जैसे यूपी बिहार में जाओ, लड़कियां भी अपने से बड़ों का पैर छूती हैं और लोग आशीर्वाद देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एमपी में यहाँ पर देखोगे लड़कियां पैर छूती हैं तो हम हट जाते हैं, नहीं पैर नहीं छूना है आपको, हम उनका पैर छूते हैं। ये क्या है? संस्कृति ही तो है, सांस्कृतिक पर्यावरण ही तो है। हम कैसे पर्यावरण से आ रहे हैं? आप मान लो ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे सभी लोग एक ही धंधा करते हैं, क्योंकि वो लोग पिक्चर देख लिए हैं रईस, कोई भी धंधा, वो बोलता है ना अम्मी जान ने कहा है, तो उनको पॉकेट मारी का ही धंधा सूझता है। तो उस परिवेश में रह के मजबूरी में आप भी सीख जाओगे। सब गुटखा खा रहे हैं, इक्का दुक्का अपवाद होगा कि अब एकदम बन ही गया है, वहाँ का पर्यावरण ही हो गया है कि भाई जैसे ही 8 वर्ष के होगे तो आपका एक नया संस्कार होगा, जैसे इतिहास में संस्कार होता है। अब वो संस्कार अगर हो रहा है कि 8 साल बाद आपका संस्कार होगा, मामा जी आएंगे और मामा जी गुटखा बना के आपके मुंह में डालेंगे और भोज होगा, उसके बाद से आप शुरू कर देंगे ये। अब संस्कृति ही ऐसी बन गई है तो क्या करें। आप एमपी के और बाकी जगहों के अलग अलग जो हम कल्चर पढ़ते हैं उसमें आप देखेंगे कई जगहों पर कहीं कुछ अलग पर्यावरण, कहीं अलग उनकी संस्कृति है, कहीं किसी चीज़ का अलग संस्कृति है। तो सांस्कृतिक पर्यावरण भी होता है। डिटेल पे हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। प्राकृतिक, मानव निर्मित और सामाजिक, ठीक है ना। धार्मिक चीज़ें, जो धर्म वगैरह चीज़ें हैं, ये सब क्या है? हमारी सांस्कृतिक चीज़ें ही तो हैं। तो आगे पढ़ते समय इस पर हम बात करेंगे। अब एक बात यहाँ पे आपको और समझ लेनी है, हालांकि आगे पढ़ाते समय बताऊंगा कि ये जैविक घटक और अजैविक घटक, इसमें थोड़ा सा एक बात समझ लो कि जो ये जैविक घटक और अजैविक घटक, तो अजैविक घटक आपस में रिएक्शन तो करते ही हैं। केमिस्ट्री हम क्या पढ़ रहे हैं, बट वो रिएक्शन को मैक्सिमम टाइम हम कंट्रोल तरीके से कराते हैं। बाकी अपने आप प्रकृति में भी होता है। ये बादल का कड़कना हम थोड़ी नहीं कराते हैं, वो तो कुछ ऐसा रिएक्शन होता ही है ना जिसके कारण वो कड़क हो जाता है। तो ये वाले तो आपस में क्रिया करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से हम क्या करेंगे कि जो जैविक घटक होते हैं ना, जिंदा चीज़ें जो होती हैं, ये आपस में विभिन्न प्रकार की क्या करती हैं,
क्रियाएं करती हैं, आपस में विभिन्न प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं करती हैं, म्यूचुअल क्रियाएं करती हैं आपस में। शादी ब्याह कर लेती हैं, बच्चे पैदा कर देती हैं, खाना बनाना है तो लकड़ी यहाँ से उठा लेंगी, आग लगा देंगी, समझ रहे हैं ना। तो जैविक घटक जो होते हैं सब आपस में भी क्रिया करते हैं और इनके साथ भी क्रिया करते हैं। इनके बिना हमारा जीवन चलेगा क्या? देखो मार्कर के बिना मैं पढ़ा पाता? नहीं पढ़ा पाता। तो हम इनके साथ क्रियाएं कर रहे हैं विभिन्न प्रकार की, और जब इनके साथ विभिन्न प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं तो उन क्रियाओं को ही एक अलग एंगल से, एक अलग कोण से देखने का प्रयास किया जाएगा। तो उसका नाम हम क्या बोला करेंगे? पारितंत्र। अभी परिभाषा मत बोलो कि सर परिभाषा बता दीजिए, तो पढ़ना ही है पारिस्थितिकी तंत्र। लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र सच कहें तो यही है कि जैविक घटक, अजैविक घटक तथा खुद जैविक घटकों के साथ विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं, और उन विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से कुछ ऐसा पर्यावरण के अंश निर्मित हो जाते हैं जिनको हम पारितंत्र का नाम देते हैं। तो मैं बोला ना कि ट्रेलर मिलेगा, जब टॉपिक में पढ़ेंगे तब तो और ढंग से मिलेगा, अभी बेसिक लेवल पर। तो लगभग 1 घंटे होने वाले हैं क्लास के, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि क्लास के हर एक स्टूडेंट को ये बात समझ में आ गया है कि चैप्टर का मतलब, पर्यावरण का मतलब क्या है। आप किसी को भी जाके बता सकते हो कि पर्यावरण क्या है, अगर कोई पूछता है तो। कोई पूछ ले कि भैया ये बताओ, जो वायुयान के पतन बनाए गए हैं, वायु पतन, ये कैसा पर्यावरण है? मैन मेड है, थोड़ी नहीं। भगवान ने बोला था कि हम जो इंदौर का अहिल्या देवी होलकर वायु पतन है वो बना के हम दे देते हैं आपको, हमने बनाया है। बंदरगाह कैसा है? हमने बनाया है। मानव मेड में आएगा। तो बहुत कुछ प्रीलिम्स की चीज़ें तो आप ये कंसेप्ट जानते हो तो यहाँ से कर लोगे, 7वीं क्लास का वो किताब पढ़ना ही आपको। तो अभी मैं परिचय को यहीं पर विराम देता हूँ पर्यावरण के। कल से टॉपिक हम पहले पर्यावरण पढ़ेंगे, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन जो भी लग जाए पर्यावरण, फिर शुरू करेंगे जैव विविधता। तो अब पर्यावरण समझ लिए हैं तो चैप्टर का एक और नाम साथ में दिया है। काश ऐसा होता कि हमारे यूनिट में इसका दूसरा एक और पॉइंट बना देता, बढ़िया था, बट एक साथ दिया है तो मैं भी एक साथ ही समझा रहा हूँ। अब स्वाभाविक है कि लेक्चर जब 1 घंटे का हो गया है तो कम से कम 40 मिनट और लगना है। अच्छा एक बात और, ये जो एमपीपीएससी का 2018 के बाद से नियुक्ति नहीं हुई, कोई प्रीलिम्स हुआ भी तो उसका कुछ समझ नहीं आया, मेंस हुआ कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि एक हमारे बड़ा ही प्रिय सीएम आए जिनको मैं सुंदर बोलता हूं। अरे यार, तो अभी तो ऑनलाइन क्लास है ना, सुंदर बोल रहा हूं, बाकी एग्जैक्ट क्या बोलता हूं तुम लोगों को पता है। मैं अभी वो शब्द यहाँ यूज नहीं कर सकता, उनको सुंदर बोलता हूं। वो यहाँ पे ऐसा गेम खेल गए 27% का कि पूरे एजुकेशन सेक्टर को लूल कर दिए। लूल समझ रहे हो ना? हाँ, एजुकेशन सेक्टर को तो लूल कर ही दिए, बच्चों को लूल कर दिए। और सबसे ज़्यादा परेशान कौन है? लड़कियां हैं। बेचारी 2018 में ही चली थी तैयारी करने के लिए, और उसके बाद से पता चल रहा है कि कोविड भैया तो आ ही गए थे, इन्होंने तो परेशान किया ही। और उसके साथ साथ वो बहाना और बाकी वो 27% का तकलीफ सरकार अपने पक्ष पे पता नहीं क्या कर रही है, इधर से कैलेंडर निकलवा दे रही है, कोर्ट बोल दे रहा है कि ये वो, परेशान हो गए हैं। तो लड़कियों के साथ बड़ा समस्या जा रहा है। घर वाले दबाव डाल के शादी करा रहे हैं, कुछ लोगों की शादी हो भी गई, कुछ लोगों को बोल रहे हैं अब आ जाओ पहले शादी कर लो फिर पढ़ लेना। तो कल 2-4 बच्चे बैठे थे, बता रहे थे कि लड़कियां आयोग के सामने, पीएससी के सामने जाके बैठ के गाना गा रही हैं कि अब उन्होंने पूरा अपना दिल लगा लिया था ना पीएससी से कि निकाल के ही जाएंगे, डीएसपी बन के ही जाएंगे। तो गाना तुम लोग सुने होंगे, वही गाना गा रहे हैं कि दिल लौटा दो चले जाएंगे। सुने हो? सुनना, गाना को सुनना, और प्रेमी प्रेमिका के हिसाब से मत सुनना। तुम सोचना कि प्रेमी तुम हो और प्रेमिका पीएससी है, फिर उस गाने का पूरा मतलब समझना। बड़ा मज़ेदार गाना है। तो बोल रहे हैं कि दिल लौटा दो चले जाएंगे। अब इतना मेहनत किए बेचारे, और ये इसलिए मैं इस वीडियो को चलो यूट्यूब पे डाल देंगे तुम लोगों का, इस वीडियो को यूट्यूब पे डाल देंगे, और मैं मामा
जो हमारे प्रिय मामा जी हैं मुख्यमंत्री, उनसे विनम्र निवेदन करता हूं इस वीडियो के माध्यम से, और कोर्ट के माननीय कोर्ट से भी कि जो भी फैसला देना हो उसको क्लियर करें, क्योंकि बहुत से बच्चों की ज़िंदगी इससे प्रभावित हो रही है। प्रॉपर यूपीएससी का भी देखो ना यार, कोरोना आया लेकिन यूपीएससी में कहीं कोई समस्या नहीं आई। यूपीएससी हर साल नियुक्ति देता रहा, सब कुछ करता रहा, तो यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है? तो मैं माननीय कोर्ट से भी नम्र निवेदन करता हूँ और हमारी सरकार से भी नम्र निवेदन करता हूँ कि बच्चों के बारे में सोचा जाए, और आयोग से तो विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस पर संज्ञान लें और कम से कम इस टाइप के बच्चे गाना न गाएं, खासकर लड़कियां कि दिल लौटा दो चले जाएंगे। और 2-4 लड़के तो ऐसे हैं वो गा रहे हैं कि 550 का भरे है ना, शायद 550 का, इसे और नहीं हूँ मैं, 550, तो वो बोल रहे हैं कि 550 लौटा दो चिकन खा लेंगे चले जाएंगे। वो बोल रहे हैं कि दिल लौटा दो चले जाएंगे। दूर दूर से आके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ, वो बोल रहे हैं कि 550 लौटा दो चिकन खा लेंगे। टाइम टेबल खेल रहे हैं, टाइम टेबल दे रहे हैं, फिर बढ़ा दे रहे हैं, फिर बढ़ा दे रहे हैं। नियुक्तियाँ की जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और बाकी सब तो आप लोग पीड़ित हैं तो अच्छे से समझ रहे होंगे, गाना सुनिएगा ज़रूर, मज़ा आएगा। टॉपिक पे चलें। थोड़ा देर से पर्यावरण चल रहा था तो थोड़ा आप लोगों का माहौल, एक और बात, चलो अभी बात छोड़ते हैं, पहले थोड़ा सा आगे पढ़ लें फिर बात पर आएंगे, क्योंकि फिर ऑफलाइन क्लास लेने जाना होता है तो समय की पाबंदी बनती है। चलिए अब हम पर्यावरण जब समझ लिए हैं, या तो पर्यावरण और एवं दोनों को हटा देता हूँ ना यहाँ से, अभी हट गया। अब बात करते हैं जैव विविधता के बारे में। जैव विविधता के बारे में सबसे पहले समझो कि भैया ये एक शब्द बना, एक है ग्रीक भाषा का शब्द, क्योंकि इंग्लिश में बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब बनाएंगे भैया, अब गाना मत सुनने लगना, कुछ लोग पता चले कि अभी लगा के सुनने लगे। अभी नहीं। बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसको बहुत बार बायोलॉजी में भी सुने आप, बायोस, और बायोस मतलब होता है लाइफ, जीवन। कम से कम चैप्टर का नाम तो पता रहे। ग्रीक भाषा का शब्द लाइफ, जीवन, इंटरव्यू वगैरह में भी काम करेगा, कभी पूछ लिया गया तो। और दूसरा शब्द जो है ये डाइवर्सिटी, ये बना है लैटिन से। बड़ा अजीब है कि ये दो अलग अलग भाषाओं से बना हुआ है। डाइवर्सिटी जो शब्द है ये लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है डाइवर्सिटास, हाँ यही नाम है, डाइवर्सिटास। तो डाइवर्सिटास इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है क्या? भिन्नता। इसका मतलब होता है भिन्नता। इंग्लिश में अगर आपको बोलना है तो डिफरेंस बोल सकते हो। इंग्लिश में अगर आप इसको बोलना चाहते हो तो डिफरेंस बोल लो, या डिफरेंस नहीं बोलना है तो आप वैरायटी बोल सकते हो, ज़्यादा बढ़िया शब्द है वैरायटी। तो ये तो नामकरण पर हो गया, नामकरण पर बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। लगे हाथों एक बात और मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था पारितंत्र का, बट इसका बता दूं मैं, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया? क्या है वो तो अभी समझा रहा हूं, क्या है थोड़ा धैर्य रखो। देखो नाम से तो क्या समझ में आ रहा है? जीवन, जीवन मतलब लाइफ, जितने प्रकार की लाइफ है इस पृथ्वी पर, जितने प्रकार की लाइफ है, बहुत सी जातियों के बारे में हम जानते हैं, बहुत सी जातियों के बारे में नहीं जानते हैं। कुछ लोग बोलेंगे जाति क्या है, बता रहा हूं। तो जीवन में जो पाई जाने वाली भिन्नताओं को ही, जीवन में नाम से जो निकल रहा है वो बता रहा हूं मैं, भिन्नताओं को ही क्या बोलते हैं? जैव विविधता। और एग्जैक्ट क्या है अभी समझा रहा हूं, सिंपल भाषा में, ये सब आपको समझ में नहीं आएगा। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक विद्वान थे जिनका नाम था वाल्टन जी रोजेन। लिख लेना, वाल्टन प्रीलिम्स में कभी पूछ लेगा। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले वाल्टर, लिख दूं, लिख लो, वाल्टर जी रोजेन 1985 में किए। तो रियल में इस शब्द का प्रयोग तो यही किए,
लेकिन इन्हीं के साथ एक और व्यक्ति था 1986 में, जो कीट वैज्ञानिक था, कीटों पर निरीक्षण, कीटों पर अपना अध्ययन इसका आधारित था, कीट वैज्ञानिक था। इस कीट वैज्ञानिक का नाम था E.O. विल्सन। अब फुल नेम अपने को याद करने की जरूरत नहीं है। E.O. विल्सन अमेरिकी था। तो E.O. विल्सन साहब ने सही तरीके से संकल्पनात्मक रूप से इसका प्रयोग किया था। संकल्पनात्मक, देख लेना भाई हिंदी वगैरह कहीं बोलते समय गलत हो जाए तो। संकल्पनात्मक रूप से प्रयोग किसने किया था? E.O. विल्सन ने। लेकिन रियल में सबसे पहले इस शब्द को कॉइंड किया था, इस शब्द को सबसे पहले किसने यूज किया था? वाल्टर जी रोजन ने। और ये कहाँ किया था कल बताऊंगा, जब जैव विविधता टॉपिक जब उभरेगा फिर डबल से परिचय के बाद तो बताऊंगा कि अमेरिका का एक रिपोर्ट देने के लिए समिति बनी थी, अमेरिकी एक फोरम बना था बायोडाइवर्सिटी पर, मतलब पर्यावरण पर, और उससे उसका पर्यावरण जो रिपोर्ट आया था उस रिपोर्ट का जब वो ला के दिए तो उसी रिपोर्ट में इन्होंने इस शब्द का, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। तो ये दिमाग में आप रखेंगे। अब बात आती है कि बायोडाइवर्सिटी शब्द को समझें, तो समझने के लिए मैं आपको 3 चीज़ें यहाँ समझाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे इससे मिटाना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लिख लिए होंगे। लिख लिए हैं तो मैं इसको मिटाता हूँ और 3 शब्द आपको समझाता हूँ। इसको समझ लिए तो जैव विविधता आपके जेब में हो जाएगा। जेब में बोलने से कुछ लोगों को कुछ याद आ रहा होगा, बट क्या करें, वो तो याद आएगा ही। जैव विविधता, जैव विविधता शब्द को समझने से पहले 3 बात आपको समझ लेना है जो बायो में तो, अच्छा जैव विविधता जीव विविधता एक ही बात है भैया, ध्यान रखिएगा। कई बार तो मैं देखता हूं कि जैव को जीव कहीं लिख दिया जाता है, उसी में उलझन हो जाती है। जैव विविधता, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए 3 शब्द समझने हैं, और वो 3 शब्द क्या हैं ध्यान से समझो। एक शब्द क्या है? जाति। जाति को हम बोलते हैं स्पीसीज। दूसरा शब्द है जनसंख्या, जिसका नाम है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन। और इसके बाद का जो शब्द है वो क्या है? समुदाय। बहुत मजेदार चीज है, यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कम्युनिटी, यही समाजशास्त्र में कुछ अलग तरीके से यूज किया जाएगा, यहां साइंस के तौर पे हम देखेंगे। सबसे पहले जाति को समझो। तो जाति का मतलब क्या हो जाएगा? ऐसे एक ही प्रकार के जीवों का समूह। मैं वंश वगैरह जो बायो में आता है वो नहीं बता रहा हूं, जितनी जरूरत है कि जैव विविधता आप समझ जाओ। ऐसे एक ही प्रकार के, अभी समझना मत लिखो, ऐसे एक ही प्रकार के जीवों का समूह, जीवों का समूह जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं, जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं तथा अपने जैसी संतान पैदा कर सकते हैं। और अपने जैसी मतलब एकदम अपने जैसी नहीं, गाय ही पैदा करती है ना, गाय कभी बिल्ली तो पैदा करती नहीं है। तो अपने जैसा मतलब वो ऐसा नहीं कि एकदम जैसा है। हालांकि आप लोगों को मैं बायो में बताया था कि मनुष्यों में क्या है, डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। दूर से ही देख के हम समझ जाते हैं कि कौन नर है कौन मादा है। बाकी चीज़ों में दूर से देख के नहीं समझ पाते हैं। कई जगहों पे देखो, कुत्ते हैं उनको दूर से देखो नहीं समझ पाओगे मेल है फीमेल है। खैर अब बायो पे नहीं जाए, रिवाइज कर लेना वहाँ पे जाके। जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं तथा अपने जैसी संतान उत्पन्न कर सकते हैं, संतान उत्पन्न कर सकते हैं। एक यहाँ पे और बात है क्या कि जो उनकी संतान होगी तथा उनकी संतान भी, क्योंकि ये शब्द बार बार सुनेंगे हम, जाति, जनसंख्या, समुदाय के बिना जैव विविधता पढ़ ही नहीं पाएंगे। जैव विविधता में बार बार ये तीनों शब्द आएंगे, इसलिए इन तीनों शब्दों को समझ लेंगे, जैव विविधता समझ में आ जाएगा। तो संतान उत्पन्न कर सकते हैं तथा उनकी संतान भी यही प्रक्रिया
उनके संतान भी यही प्रक्रिया दोहरा सकती है, क्या कहलाते हैं? एक ही जाति के जीव कहलाते हैं या जाति कहलाते हैं। जाति, एक ही जाति के जीव कहलाते हैं। अभी सिंपल समझो, एक ही जाति के जीव कहलाते हैं। ऐसे एक ही प्रकार के जीवों का समूह जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं तथा अपने जैसी संतान उत्पन्न कर सकते हैं तथा उनकी संतान भी यही प्रक्रिया दोहरा सकती है, एक ही जाति के जीव कहलाते हैं। परिभाषा से समझ में नहीं आनी बात। उदाहरण, क्या उदाहरण? देखो, हम ले लेते हैं यहाँ पे कुछ जीवों का समूह। ये देखो, ये एक जंगल है। इस जंगल में एक गाय, एक बैल और बहुत से होंगे, गाय बैल, भैंस है, शेर है, कछुआ है। बोलो कछुआ सर पानी में रहता है, तो अरे कोई बात नहीं, मान लो पानी है, ठीक है, वहाँ पानी भी है। कछुआ है, बिल्ली है, घोड़ा है, गधा है, बिच्छू है, सांप है, इतने हैं। अब तो ये विभिन्न प्रकार के जीव हमको दिख रहे हैं ना, और हमको पता करना है कि इनमें किसकी जाति एक है, कौन से एक ही जाति के हैं। वंश नहीं भैया, वंश अलग बात है, बायो में पढ़े हैं कि वंश अलग चीज़ है। बिल्ली भी क्या है? शेर वाले वंश से आती है। वंश का नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ इतनी बात यहाँ बता रहा हूँ कि आपको जैव विविधता समझ में फिर से आ जाए। गाय, बैल, भैंस। अब देखो, मैंने देखा कि गाय, अच्छा उससे पहले एक बात और समझ लो, एक होता है प्रजनन, ठीक है ना, एक होता है प्रजनन। तो प्रजनन शब्द का मतलब क्या होता है? प्रजनन हुआ तो संतान उत्पत्ति हो रही है, उसको प्रजनन बोलते हैं। और एक शब्द क्या होता है? वीर्य सेचन। ये भी आपको बायो में पढ़ाया हूं मैं। वीर्य सेचन, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन तो किसी से भी हो सकता है। वीर्य सेचन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि किसी भी जाति के, जाति मतलब यहां जो समझाऊंगा वो अभी समझ में आएगा आपको, किसी भी नर के द्वारा मादा के जननांग में वीर्य का या सीमेन का प्रवेशित करा देना ही सिर्फ क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन। उस इंसेमिनेशन से प्रजनन होगा, ये डिपेंड करता है कि ओवा, जैसे मनुष्यों में, महिलाओं में अंडाणु जो पाया जाता है वो अंडाणु स्पर्म से निषेचित होगा या नहीं होगा। तो निषेचन अलग चीज है। निषेचन अगर हो गया तो प्रजनन होगा, निषेचन नहीं हो रहा है तो वो सिर्फ वीर्य सेचन है। ये भी दिमाग में आप बात रखिएगा, टर्म्स क्लियर होने चाहिए। अब कभी भी ये मत सोचो कि ये आपके दिमाग में डाल दिया जाता है कि भैया ये डीप है। ये डीप नहीं है मेरे भाई, 10वीं क्लास तक की बात है, 11-12 की बात नहीं है। इंसेमिनेशन, वीर्य सेचन, सिर्फ वीर्य को, सीमेन को मादा अंगों तक पहुंचा देना ही क्या है? इंसेमिनेशन। अब वो जाके वहां पे अंडाणु को निषेचित करेगा नहीं करेगा वो सब आगे की बात है। फेलोपियन ट्यूब में महिलाओं में होता है, बताया था। आजकल फेलोपियन ट्यूब भी गड़बड़ हो जा रहा है महिलाओं का। तो आईवीएफ तकनीक बायोटेक्नोलॉजी में पढ़े थे हम लोग। तो ये बात समझिएगा, प्रजनन मतलब संतान उत्पन्न होना चाहिए, प्रजनन दिमाग में रखना है। वीर्य सेचन नहीं हो सकता है कि गाय और शेर के बीच में या घोड़े के बीच में वीर्य सेचन हो जाए। तो वीर्य सेचन की बात ही मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, प्रजनन शब्द की बात कर रहा हूँ। ये समझ नहीं पाते लोग, इसलिए शब्द को समझाता हूँ बार बार मैं। वीर्य सेचन नहीं हो रहा है, निषेचन बोल सकते हो या प्रजनन बोलो, सबसे बढ़िया प्रजनन। प्रजनन व्यापक है, प्रजनन का शुरुआती हिस्सा निषेचन से शुरू होता है और उसका हिस्सा वीर्य सेचन से शुरू होता है। तो गाय और घोड़े और गाय के बीच में वीर्य सेचन हो सकता है, संभव है। वीर्य सेचन से मतलब नहीं, संतान पैदा नहीं कर पाएंगे वो। तो हमने देखा कि गाय और बैल, इन दोनों के बीच में प्रजनन हो गया और प्रजनन के बाद इनकी संतान भी पैदा हुआ। उस संतान को शुरू में जब छोटा रहता है बेचारा तो बछड़ा बोलते हैं, बाद में फिर वही आपको बायो में पढ़ा चुका हूं कि या तो बैल बन जाएगा या तो सांड बन जाएगा। अब ये नहीं बताऊंगा कि इसका मतलब क्या था, बायो में पढ़े हैं, बायो में आप देख लीजिएगा बैल किसको बोलते हैं, सांड किसको बोलते हैं। ऐसे ही मैंने आपको बकरे में बोला था कि यूपी बिहार में उसको खसी बोलते हैं, या तो खसी बन जाएगा वो बैल जैसा रहेगा या तो बकरा ही बन जाएगा, तो अक्सर बकरा चलता है। खैर टॉपिक पे आए तो प्रजनन हो गया इन दोनों में, मतलब ये गाय जो है
गाय और बैल जो हैं क्या हैं, एक ही जाति के हैं। और विभिन्न प्रकार की गाय देख लो, गाय की कितनी जातियां हैं, सॉरी गाय के कितने अलग अलग नस्ल हैं, वो सारे नस्ल को देख लो तुम। सारे नस्ल में हम देखेंगे, अमेरिका की कोई गाय लेकर आओ और बिहार के किसी बैल के द्वारा प्रजनन करा लो, हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जो गाय है, इसलिए इनको बायो में अलग अलग नाम दिया है, ठीक है ना, इनके जातियों का अलग अलग नाम दिया है, वो नाम यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं हम अभी। तो जिनके बीच में प्रजनन हो गया, प्रजनन के बाद संतान उत्पन्न हो गई, और संतान केवल उत्पन्न होने से बात नहीं, ये जो बछड़ा है ना, और चाहे यहाँ पे बछिया आ गई है, चाहे आप बोले गाय आ गई है, फीमेल बच्चा आ गया है, ये भी आगे प्रजनन करेंगे और अपने जैसी संतान यही प्रक्रिया को दोहराएंगे। इसलिए हम बोलेंगे कि गाय अपने आप में क्या है, एक जाति है। गाय और शेर एक ही जाति के नहीं हो सकते, क्योंकि इनके बीच में वीर्य सेचन भले ही हो जाए, लेकिन निषेचन और प्रजनन नहीं होगा। शेर शेर के बीच में हो जाएगा, कछुआ कछुआ के बीच में होगा, भैंस भैंस के बीच में होगा, बिल्ली बिल्ली के बीच में होगा। बिल्ली बिल्ली बोल रहा हूँ, बोले कुछ लोगों को याद आ रहा होगा, सर LGBT पढ़ाए हैं। अरे बिल्ली बिल्ली के बीच में मतलब बिल्ली का मेल और फीमेल भैया, नर मादा। घोड़ा घोड़ा से हो जाएगा। अब आप लोग बोलोगे कि ये बाद वाला ये परिभाषा है ना, बाद में आया, तथा उसकी संतान, पहले इतनी ही परिभाषा थी बस। जो अपने जैसी संतान उत्पन्न कर सके वो क्या है, जाति हैं। कछुआ और बैल का नहीं हो सकता है प्रजनन, तो एक जाति के नहीं, अलग अलग जाति के हैं। ये जातियां तो हमने समाजशास्त्र में बना लिया है ना, कि मैं क्या हूं, ब्राह्मण हूं, कोई शूद्र है, कोई ये है वो है। अरे ये सब जाति थोड़ी नहीं है यार। क्या एक मुस्लिम नर, कोई मुस्लिम मेल या फीमेल किसी हिंदू मेल या फीमेल या किसी जैन मेल या फीमेल से अगर निषेचन या प्रजनन करते हैं तो बच्चा पैदा नहीं होगा? तो हम हैं तो एक ही जाति के, मानव जाति के हैं। मानव एक अपने आप में जाति है। समझ रहे हैं बात को ना? तो क्या यहां पे समझना है आपको, ये वाला परिभाषा क्यों आया, ये बड़ा मजेदार चीज है। देखा गया कि घोड़ा और जो गधा होता है, घोड़ा और गधा, भैया घोड़ा का मेल ले लो और गधा का फीमेल ले लो, या उल्टा भी हो जाए, तो इनके बीच में यार प्रजनन हो जाता है, बड़ा प्रजनन हो गया। तो विद्वानों को लगा कि ये भैया ये तो फिर ये दोनों एक ही जाति के हैं, इनको हम अलग अलग जाति क्यों बोलें। लेकिन समस्या क्या हुई कि इनके प्रजनन से जो संतान पैदा हुआ ना, जो संतान पैदा हुआ, उस संतान का नाम आप सुने होंगे खच्चर। और खच्चर जब आपको बोला जाता है तो आप सोचते हैं कि, कई बार अपने दोस्तों का मजा हम ले लेते हैं कि अरे तुम तो खच्चर जैसा काम करते हो यार, बड़ा मेहनती आदमी हो तुम, खच्चर जैसा मेहनती हो। अब उसको पता नहीं है तो उसको लगता है कि बड़ी तारीफ कर रहा है, वो आपको बड़ा भयंकर मजे आपका लिया है। क्यों? क्योंकि जो संतान उत्पन्न हुई ना खच्चर, ये लुल होता है। लुल, आमिर खान का पिक्चर देखे हो ना, लुल हो जाती है। लुल मतलब क्या, ये होते हैं नपुंसक, ये होते हैं नपुंसक, ये आगे बेचारे संतान पैदा कर ही नहीं पाते हैं। और इसलिए कहा गया कि घोड़ा और गधे के बीच में प्रजनन होता है, संतान भी पैदा हो जाता है, उसके बाद भी घोड़ा अलग जाती है। घोड़े की जितनी भी नस्ल होंगी वो सब एक जाति की हैं, गधे की नस्ल एक जाति की हैं। वो बात अलग है कि इनके बीच में प्रजनन होता है, लेकिन इनका जो बच्चा आता है वो रहता है कैसा, लुल रहता है। और लुल मतलब कि वो नपुंसक रहता है बेचारा, वो पैदा कर ही नहीं पाता है बच्चा। अब स्वाभाविक सी बात है, कुछ लोग कमेंट करना भी शुरू कर दिए हैं, दे रहा हूं भैया आंसर, थोड़ा धैर्य तो रखो। क्या कि सर इधर भी तो हो जाता है, मानव मानव के बीच में जो प्रजनन होता है, मानव मानव मतलब नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, ठीक है ना, तो मानव 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 किसी का नाम भी हो सकता है। तो इसके मेल फीमेल के बीच में जो प्रजनन होता है, इसमें भी कुछ लोग ऐसे पैदा हो जाते हैं जो लुल होते हैं, थर्ड जेंडर बन जाता है। और मैं उनको सम्मान की दृष्टि से बोल रहा हूँ, मैं उनकी कोई गलती है नहीं, क्योंकि वो तो प्रकृति के तरीके से वो चीज़ें हो जा रही हैं। तो अलग बात है, आजकल तकनीक है उनको रोकने का भी, बट ठीक है, वो लुल हो जाते हैं। तो लेकिन ये अपवाद है ना यार, हर समय थोड़ी नहीं होता है। अब अपने गांव में देखो, हर एक व्यक्ति के 4-5 बच्चे तो होंगे ही, 2-4 बच्चे जितने भी हैं,
कितने आपको देखे हैं उसमें कि नपुंसक मतलब थर्ड जेंडर निकल गए? नहीं हुआ ना, बहुत कम है, अपवाद के तौर पे हैं। और ये शेरों में भी होता होगा, भालुओं में भी होता होगा, और जगह पे भी होता होगा, कुछ लूल पैदा हो जाते होंगे प्राकृतिक रूप से, तो वो क्या कहलाएंगे? इसलिए ये अपवाद है, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है। इक्का दुक्का मैक्सिमम संतान पैदा करेंगे, जो संतान पैदा हुए हैं वो भी उस प्रक्रिया को दोहराएंगे। लेकिन ये वाले क्या होंगे? ये जो है घोड़ा और गधा वाला दोहरा नहीं पाता है, इसका बच्चा खच्चर बेचारा। तो आज के बाद अपने किसी दोस्त को खच्चर बोलिएगा, अगर वो नहीं समझ पाता है तो फिर बात अलग है, अदरवाइज बड़ा खतरनाक चीज़ है ये खच्चर। अब समझ रहे होंगे, अब क्या बोलना, अब इतने तो समझदार हो ही। इमोजी हंसी की आ रही है अभी, लेकिन जब बोला गया होगा आपको कभी ना, तो आप ध्यान नहीं दिए होंगे, अब बताओगे नहीं कि मुझे कोई बोला था। खैर टॉपिक पे चले। तो उम्मीद करता हूं कि जाति आप समझ गए कि जाति क्या है। तो मनुष्य एक जाति है। जैन धर्म का कोई लड़का, बौद्ध धर्म की कोई लड़की, आपस में उनके निषेचन हो जाएगा, प्रजनन हो जाएगा, बच्चा पैदा हो जाएगा, और उनका बच्चा भी वही प्रक्रिया आगे बढ़ा सकता है। इसलिए हम लोग एक जाति के हैं। जो बाकी समाजशास्त्र वाली जातियां बनी हुई हैं वो घातक हैं सदियों से, और घातक रही हैं, आगे भी रहेंगी, छूटने वाली तो है नहीं। खैर ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको? इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, एक दो बार भोंपू तो बजा दो, समझ में आए कि हाँ समझ में आ गई। तो इसको मैं नहीं, वो पढ़ना तो है, उतना भेजते हो, उसमें कुछ फालतू वाले भी कमेंट करते हो, कमेंट मत करा करो जब तक मैं बोलूँ नहीं। भोंपू मोपू बजा दिया करो जब मैं बोलूँ तब। ठीक है, तो जाति समझ गए आप। अब जाति के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना लेट भोंपू बजाओगे यार, तुम लोग तो पैदल हो गए हो दिमाग से यार। तो जाति आप समझ गए हैं भैया, तो बड़ा आसान है अब समझना। बाकी दो बातें। अब देखो जनसंख्या, बोलोगे सर जनसंख्या तो हम अलग अलग जगहों पे पढ़ते हैं। अरे तो यहाँ भी ज़रूरत है ना भैया जनसंख्या का। अब देखो जनसंख्या मतलब क्या है। फिर एक जगह ले लो, इस जगह में गाय है। अब गाय मैं बोल रहा हूँ तो आप मेल फीमेल दोनों समझना, और सारे नस्ल भी समझ लेना, गाय की जितनी भी नस्ल होंगी सबको समझ लेना। गाय है, भैंस है, बिल्ली है, और केवल जीव नहीं वनस्पतियां भी हैं। आम है, महुआ है, महुआ है, दारू बनता है इसका, महुआ का नाम सुन के मन खिलता है आपका। पीपल है, मनुष्य है, ठीक है, ये सब हैं। तो जनसंख्या का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। जनसंख्या का मतलब होता है, जनसंख्या का मतलब होता है किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र बहुत जरूरी है, अभी थोड़ा धैर्य रखो। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक निश्चित समय में, जीते मरते भी रहते हैं ना, तो एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में एक जाति के सभी सदस्यों की कुल संख्या, सभी सदस्यों की कुल संख्या, छोटा बच्चा हो बच्ची हो सबको, कुल संख्या को उस निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का, शॉर्ट में लिख रहा हूं, उस निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं केवल व्यक्तियों का ही गणना जनगणना होता है, जनसंख्या होता है, नहीं। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक निश्चित समय में एक ही जाति के, एक जाति समझ गए हो अभी, तो एक जाति के सभी सदस्यों की कुल संख्या ही क्या कहलाती है, उस निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जरूर लगाना है। अब समय की कमी है, बाद के लेक्चरों में बात कर लेंगे। इकोनॉमिक्स में आप देखोगे सीमा कई होती है, आर्थिक सीमा होती है, राजनीतिक सीमा होती है, भौगोलिक सीमा होती है, बहुत सी सीमा होती है, और एक केवल सीमा होती है। हाँ, इस पर देखो बहुत अच्छे से समझ लिए। तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक निश्चित समय में, अब जैसे मान लो ये एमपी है, मान लो ये एमपी है, कुछ लोग एमपी बोलते हैं, तो ठीक है एमपी है। एमपी का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है ना, यूपी में जाके तो गिनोगे नहीं।
और उस एमपी में गाय को गिन लो कितनी गाय हैं। तो एमपी में, चलो एमपी नहीं बोलूं, कुछ लोग बुरा मान लेंगे, तो एमपी में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है और एक निश्चित समय, वर्ष 2021, वर्ष 2022, 10 साल के बीच में गैप ले लो। हर समय जनगणना मुश्किल होता है, गिनना मुश्किल होता है। कृषि जनगणना हमारी जो जीव जंतुओं की, मवेशियों की जनगणना 5 साल में होती है, वो इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक में देखेंगे आप। इसलिए तो बोला कि बहुत बड़ा मतलब और बहुत विस्तृत टॉपिक है ये, और आगे आपको एहसास इसका होगा भी। तो गाय को गिन लिए तो गाय का क्या हो गया, वो जनसंख्या हो गया। भैंस को गिन लिए, भैंस का जनसंख्या हो गया। पीपल के वृक्षों को गिन लिए कि एमपी में कितने पीपल के वृक्षों की जनसंख्या हो गई। और ऐसे ही हमारी जनसंख्या होती है, एमपी की जनसंख्या, एमपी के इतने लोग हैं। पूरे भारत की जनसंख्या, भारत का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, एक निश्चित समय, 1911 में जितनी जनसंख्या थी उतनी ही आज है क्या? ज़्यादा हो गई है ना। तो निश्चित समय भी। अब समस्या हमारे साथ है कि हम हर साल नहीं जनगणना कर सकते हैं, मुश्किल है हमारे लिए। और हो सकता है कि हम इंडियन तो करते भी, लेकिन हमको अंग्रेज सिखा गए, हमको दूसरे देश सिखा दिए, तो हम 10 साल में करते हैं। अक्सर मैक्सिमम देशों में जाकर देखोगे 10 साल में एक बार जनगणना होती है। जनगणना में किसकी कर रहा हूं? जो मनुष्यों वाली जनगणना है। तो जनसंख्या क्या है? जनसंख्या एक बहुत विस्तृत शब्द है जिसमें सबकी बात आती है, बट उसमें से केवल मानव वाला हम निकाल लेते हैं तो हम एक ही जाति के हैं ना। तो एक ही जाति के मनुष्य जो हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं, हम लोग मानव एक जाति है, या इसके अनुसार बिल्ली एक जाति है, घोड़ा एक जाति है, गाय एक जाति है, उसकी तमाम नस्लें हैं, हमारी भी नस्लें हैं। तो हमारे धर्म हमने बना लिए हैं, थोड़े समझदार हैं तो, कि हम ये धर्म के रहेंगे, हम वो धर्म के रहेंगे। जपनाम भी अपना धर्म बना रहे थे। तो समझ रहे हैं बात को? ये जनसंख्या है। अब जनसंख्या आ गया है तो फिर थोड़ा कोरिलेट कर लो, 5 मिनट और एक्स्ट्रा लगा लो। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पहले, विश्व में सबसे पहले जनगणना कहाँ हुई थी? मनुष्यों वाली बात कर रहा हूं मैं। वैसे तो आप देखोगे जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि हमारे देश में मवेशियों की संख्या कितनी है। जैसे आपको पता है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मवेशियों की संख्या कहाँ है? भारत में है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुत्तों की संख्या कहाँ ज्यादा है? भारत में सबसे ज्यादा कुत्तों की संख्या कहाँ ज्यादा है? और मैं इसको अगर इसका आंसर बताऊंगा तो कोई इसको दिल पे ना ले। यूपी की जनसंख्या ज्यादा है तो वहां कुत्तों की संख्या भी ज्यादा है। जनगणना मतलब कुत्तों की जनसंख्या से पता चला है। और परेशान कौन सा राज्य बहुत ज्यादा है कुत्तों से? केरल। न्यूज पढ़ोगे तो मिलेगा, बहुत परेशान है केरल। और यूपी परेशान किससे है? गाय भैंस से। इस बार का देख लेना, चुनाव जो हुआ था गाय भैंस के पर कितने, एक तो गाना भी बन गया था काबा वाले में, कर चुके हैं पहले इस पे बात। 10 साल में होता है। तो ध्यान रखना कि विश्व में सबसे पहले जनसंख्या का जो जनगणना का प्रमाण मिलता है, वो अगर तुम लोग देखोगे तो सबसे पहले एकदम अगर थोड़ा सा उस पर चले जाएं तो आज से 6000 वर्ष पहले, लोग बोलते हैं कि आज से 6000 वर्ष पहले बेबीलोन की सभ्यता, अब तो विश्व इतिहास रहा ही नहीं है बट फिर भी थोड़ा बहुत, बेबीलोन की सभ्यता में सबसे पहले जनगणना कराया गया था। और भी ये तो चीज़ें फ्यूचर में मिलती रहेंगी, जैसे जैसे पुरातत्व विभाग हमारा काम करता रहेगा। और वहाँ पे वो मनुष्यों की जनगणना कराए थे, ऐसा कहा जाता है, साक्ष्य मिला है। मवेशियों का कराए थे, और इवन कितने खाद्यान्न हैं, मतलब पनीर, दूध, क्रीम, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, उनकी भी मात्रा का निर्धारण किया गया था उस समय, आज से 6000 वर्ष पहले। बट परंपरागत रूप से विश्व में सबसे पहले कहाँ किया गया? तो स्वीडन में किया गया। ध्यान रखिएगा, परंपरागत रूप से विश्व में सबसे पहले जनगणना मनुष्यों वाला कहाँ किया गया? स्वीडन में। और ईयर कौन सा था भैया? स्वीडन में कब किया गया? तो स्वीडन का जो वर्ष था वो 1790 था शायद, स्वीडन में 1749 है, 1749 ईस्वी की बात कर रहा हूँ। फिर 1801 में ब्रिटेन ने किया, और फिर धूमधाम से अगर किसी ने इसको शुरू किया तो अमेरिका ने, यूएसए ने किया अपनी आज़ादी के बाद। और काफ़ी बाद 1890 के आसपास अमेरिका ने शुरू किया, और अमेरिका ने ही तय किया कि 10 साल में हम करेंगे एक बार। और उसके बाद लगभग ट्रेंड ही बन गया है। भारत में भी 10 साल में एक बार होता है। थोड़ा इतिहास यहाँ रिवाइज कर लो।
भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई? तो आपको पता है कि 1872 में लॉर्ड मेयो। अब इसी को लोग बोल देते हैं कि अतिक्रमण कर रहे हैं। अरे अतिक्रमण नहीं, समझा रहे हैं यार तुमको कि कैसे पढ़ना है। यहीं पे रिवीजन मार लो जाके दूसरी कॉपी से। लॉर्ड मेयो ने 1872 में प्रयास किया, ठीक ठाक, उतना अच्छा नहीं हो पाया। इससे पहले इतिहास की किताब पढ़ोगे तो 1830 में पाकिस्तान हमारा अंग ही था ना, और अब तो बांग्लादेश है पूर्वी पाकिस्तान। तो ढाका की पूरी जनगणना कराई गई थी 1830 में हमारे यहाँ। खैर, लॉर्ड मेयो 1872 में प्रयास किए। 1881 में एकदम ढंग से जनसंख्या हुई, और उस समय लॉर्ड रिपन थे। आपको पता है काफ़ी अच्छा वायसराय रहा था ये लॉर्ड रिपन। और उसके बाद उसने बता दिया कि 10 साल बाद करना है। तो 10 साल बाद धीरे धीरे हमारे यहाँ शुरू हुआ। आज़ादी के बाद पहला कब हुआ? 1951 में, और पाकिस्तान में भी 1951 में हुआ, ध्यान रख लेना। अब ये तो जब जनसंख्या पढ़ेंगे, जनगणना पढ़ेंगे तो वहाँ बताऊँगा। अभी जनगणना हमारी रुक गई है, आपको पता है, डिले कर दिया गया है कोविड के कारण। कोविड के कारण जनसंख्या को जनगणना को, मानव जनगणना को डिले कर दिया गया है। उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कनेक्ट करते रहें। मैं और भी इसमें चीज़ें आपको समझा सकता हूँ, बट ठीक है, इतना आपको बता दिया। बाकी आप रिवीजन इतिहास से कर सकते हैं। जनसंख्या आपको समझ में आ गई होगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अगर आ गया है तो फटाफट भोपू बजाओ, क्योंकि 1 घंटे 30 मिनट के आसपास का समय हो गया है। आगे के 10-12 मिनट और, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ भैया। जनसंख्या का जनगणना को एक बार थोड़ा दिमाग से निकाल लो। भारत में गृह मंत्रालय के तहत एक जनगणना आयुक्त का कार्यालय है। वही कार्यालय जिम्मेदार होता है 10 साल में मानवों की जनगणना कराने के लिए। मानव जाति है ना, और गाय भैंसों का, मुर्गे मुर्गियों का, इनका भी जनगणना होता है। कितने मुर्गे मुर्गी हैं हमारे देश में। और विश्वास नहीं हो रहा हो अगर तुम लोगों को, तो इकोनॉमिक्स जब पढ़ना तो देखना, जाके इकोनॉमिक्स सर्वे भी उठा के देख सकते हो। डेटा दिया होगा कि कितने मुर्गे मुर्गियां हैं, कितने कुत्ते हैं, कितने बिल्ली हैं, सब जनगणना होती है। हर चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो एक बार फिर मैं बता देता हूं कि ये शब्द बोलना बहुत ज़रूरी है। एमपी की जनसंख्या, एमपी में मवेशियों की संख्या उतनी ही नहीं है जितनी यूपी की हैं। यूपी के लोगों की संख्या 32 करोड़ है अगर मानव जाति का देखे तो, और यहाँ का एमपी का देखो बहुत कम उससे। अमेरिका का 32 करोड़, 33 करोड़, कोरोना में कुछ मर ही गए हैं। हमारे यहाँ का 135-40 करोड़ होने वाला है। चीन का हमसे भी 2-4 करोड़ ज़्यादा है। तो फिर बोल देता हूँ कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निश्चित समय जरूरी है, क्योंकि लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं। 1911 में हम जनसंख्या हमारी बढ़ नहीं पाती थी। क्यों नहीं बढ़ पाती थी बताया हूँ साइंस में। तो 1911 में जनगणना उस निश्चित समय में कुछ अलग थी हमारी। अगर जीवों की हम अपनी देखें तो, मानवों की देखें तो, आज देखो तो निश्चित समय बोलना बहुत ज़रूरी है। कई बार कुछ लोगों से मैं पूछता हूँ, आंसर देते हैं, और उनको मैं सिर्फ करेक्ट करता हूँ कि बेटा आपको निश्चित समय भी बोलना था। इतने से ही वो बुरा मान जाते हैं कि सर हम सही तो बता रहे थे, वो 15 मिनट बहस फालतू का करने लगते हैं। अरे भैया तुमको लग रहा था वही सही है तो वही बोलो। एज अ टीचर मुझे समझाना पड़ेगा ना कि आपको शब्द प्रयोग करना है, कहीं फंसो नहीं। निश्चित समय भी आपको लाना है। तो जनसंख्या आप समझ गए हैं। मेढकों की जनसंख्या कहीं पर, जैसे मान लो हम चले गए अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, और उस निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक निश्चित समय में वहाँ पर किसी तालाब में, एक तालाब अगर मान लो, या उस तालाब में जितने मेढक हैं उन मेढकों की संख्या, अलग अलग प्रजाति होंगे, उन मेढकों की संख्या क्या कहलाएगी? उनकी जनसंख्या कहलाएगी। एक ही जाति के जीवों की टोटल संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या। चाहे वो विश्व का निकाल लो, चाहे किसी एक छोटे क्षेत्र का निकाल लो, आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको ले रहे हो। अगर आप लोग करेंट अफेयर्स पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ने का बार बार मैं बोलता हूं कि कोई एग्जाम हो उसमें न्यूज़पेपर का हमेशा मतलब है। तो इंडोनेशिया में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इंडोनेशिया में ही कल का पेपर देखना तुम लोग। इंडोनेशिया में एक नए प्रकार का सांप मिला है। वो सांप देखने में एकदम घास लग रहा है, हरे कलर का एकदम घास ही लग रहा है। तो जैव विविधता में अभी हम देखेंगे, जैव विविधता की एग्जैक्ट परिभाषा बताऊंगा तो हमें बताऊंगा कि बहुत सी जातियां तो हमको पता है, जाति समझी गए हो, बहुत सी जातियां हमको ज्ञात हैं, पता है, और बहुत सी जातियां हमको अज्ञात है, पता ही नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा
पता चलेगा कि हाँ और भी जातियां हैं और बहुत सी विलुप्त भी हो गई हैं, वो पढ़ेंगे, अभी तो परिचय ले रहे हैं। अगला टर्म समुदाय, इसको मिटा रहा हूँ मैं, और जैसे ही समुदाय को आप समझ लोगे तो जैव विविधता समझ लोगे। 10 मिनट का खेल बचा हुआ है, लेकिन वो मज़ेदार खेल है जैव विविधता को समझने के लिए। समुदाय क्या है और आसान देखो। अब हमको पता है कि ये जो जगह है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, फिर से बोल रहा हूँ, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और निश्चित समय दोनों लिख दिया, खुद भी बना के लिख सकते हो। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, निश्चित समय। अब क्या नया क्या करना है इसमें? नया ये करना है कि गाय था, मेढक था, चलो भालू लिख लो, बोलोगे बार बार, कुत्ता था, सूअर था। अब कुछ लोग ये मत बोलना कि सर हमें तो नहीं बोल रहे हैं, आप किसी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, सिर्फ थोड़े नए शब्द और ले रहा हूँ। सूअर, भालू, बंदर, खच्चर, घोड़ा, गधा। ठीक है, अब ये है सब अलग अलग जाति हमने समझ लिया है। इनकी अपनी अलग अलग संख्या क्या कहलाएगी? जनसंख्या टोटल। इनकी अपनी अलग अलग संख्या उस निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निश्चित समय में क्या कहलाएगी? उनकी अकेले की जनसंख्या। अब सबको गिन लो, गाय के जितनी जनसंख्या है प्लस भालू की जितनी जनसंख्या है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और निश्चित समय में, सभी जनसंख्या के समूह को देख रहे हो ना, सभी जनसंख्या के समूह को, सभी प्रकार के जनसंख्या के समूह को क्या बोल देते हैं? कम्युनिटी, समुदाय। बढ़ा के लिखना है तो बढ़ा के लिख लो। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में किसी निश्चित समय में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जातियों के सभी जीवों की संख्या के समूह को हम क्या बोल देते हैं? समुदाय बोल देते हैं। मतलब अगर मान लो जिस भाषा में हम साइंस की भाषा में बात कर रहे हैं तो भारत का समुदाय का मतलब क्या हो जाएगा? समाजशास्त्र की भाषा में नहीं, भारत का समुदाय का मतलब हो गया क्या कि भारत में कितने मनुष्य हैं, मनुष्यों का जनसंख्या प्लस भेड़ों की जनसंख्या प्लस कुत्तों की जनसंख्या प्लस बिल्लियों की जनसंख्या प्लस छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, जीवाणु, विषाणु जितने भी हैं सबकी जनसंख्या को एक साथ जोड़ दिया तो क्या बन गया? समुदाय बन गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समुदाय शब्द को भी समझ गए होंगे कि समुदाय क्या है? जाति, जनसंख्या, समुदाय। अगर दिक्कत लगती है, वैसे तो दिक्कत लगने नहीं दिए हैं, दिक्कत हो कोई तो कमेंट करो, नहीं हो तो एक बार भोपू बजा दो, नहीं तो मैं आगे निकलूं फिर जैव विविधता को समझाऊं और काम खत्म करें। जैव विविधता अब कुछ बचा ही नहीं है, यही तो जैव विविधता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। समुदाय को फिर बता देता हूं कि सभी जनसंख्या को, और जनसंख्या क्या समझा दिया पहले डिटेल में, तो सभी जनसंख्या के समूह को और निश्चित भौगोलिक क्षेत्र लेना हमारे लिए जरूरी है। अब बात आ जाता है कि भैया जैव विविधता क्या है, जिसके लिए इतनी कहानी हुई वो क्या है? तो वो घड़ी आ गई है अब जिसका इंतजार था हमें। जैव विविधता क्या है? तो बस समझ लो कि 3-4 भौगोलिक क्षेत्र ले रहा हूं मैं। एक भौगोलिक क्षेत्र 1 है, यह भौगोलिक क्षेत्र 2 है, यह भौगोलिक क्षेत्र 3 है, और भी 10-50 ले सकता हूं। इस भौगोलिक क्षेत्र में केवल गाय हैं, केवल गाय हैं, चलो गाय भी ले लो, गाय हैं, भैंस हैं, कुछ सूअर हैं, ठीक है, और ये 3 हैं। इन तीनों की अलग अलग जनसंख्या जोड़ देते हैं हम, समुदाय हो जाएगा जोड़ेंगे तो। और इनका संख्या कितना है? मान लेते हैं कि 1 लाख है, टोटल को जोड़ने पर कितना संख्या आता है? 1 लाख। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर गाय है, भैंस है, बिल्ली है, सूअर है, कुछ बरगद के पेड़ हैं, कुछ घास फूस हैं, और इनकी अपनी अपनी जनसंख्या जोड़ देते हैं तो टोटल जोड़ने के बाद ये कितनी बन जाती हैं? मान लेते हैं केवल 50,000 है, 50 के। तीसरे जगह देखो गाय है, भैंस है, सूअर, बिल्ली, कुत्ता, अरे यार मैं किसी को बोल नहीं रहा हूं, तुम लोग क्यों मुंह बना रहे हो? कुत्ता, गधा, बिच्छू, सांप, घास, पीपल, बरगद, नीम, तमाम प्रकार की चीजें हैं, इतनी हैं।
और लेकिन टोटल को जोड़ते हैं तो कितना आता है, केवल 10 के ही आता है, 10,000 ही है। जरूर नहीं है ये 10 करोड़ भी हो सकते हैं, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 3 मैंने निश्चित क्या लिया, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र 3 लिया, और निश्चित समय तो है ही, निश्चित समय पर ही तुलना कर सकते हैं। निश्चित समय सेम यहाँ पर हमने देखा, और यहाँ निश्चित समय हमने देखा कि यहाँ पर जैव विविधता, जो जीवों में विविधता है, जीवन में विविधता है, वो कम है। केवल गाय भैंस सूअर 3 टाइप के लोग ही हैं यहाँ, तो जीवन में कम विविधता है। अगर कोई वायरस आ गया जो गायों को परेशान करता है और मारता है, तो सारे गायों को ख़त्म कर देगा। और मान लो केवल गाय होती तो पूरा ये क्या हो जाता, ये पूरा का पूरा जैव विविधता ही यहाँ का ख़त्म हो जाता। तो जीवन में विविधता यहाँ कम है। यहाँ जीवन में विविधता, देखो जनसंख्या कम है, समुदाय की संख्या कम है, डेफिनेटली जनसंख्या भी कम होगा, तो जनसंख्या कम है, लेकिन जीवन में विविधता ज़्यादा है इसकी तुलना में। तो जैव विविधता यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। यहाँ भले ही जनसंख्या कम है, संख्या कम है, लेकिन जीवन में पर्याप्त विविधता है। किसी कारणवश अगर बरगद का पेड़ ढह गया तो कोई बात नहीं है, ये तो बचेंगे। बिच्छू मर गए किसी कारणवश, तो बाकी तो बचेंगे। और जैव विविधता का बहुत बड़ा महत्व है। हम देख रहे हैं बहुत से जीव क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं हमारे कुकृत्यों के कारण। ऐसा हम अपने जीवन को बना दिए हैं कि अपने ऐशो आराम के लिए कुछ ऐसे काम कर रहे हैं कि कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो हम देखेंगे कि जीव विविधता कितने प्रकार की होती है, जीव विविधता को संरक्षण कैसे करें, ये सारी बातें आगे हम देखेंगे। जैव विविधता आप समझ गए हो कि जैव विविधता क्या है। किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निश्चित समय में जितना अधिक जीवन में विविधता पाई जाएगी, विभिन्न प्रकार के सजीवों की संख्या पाई जाएगी, अलग अलग जाति या अलग अलग जनसंख्या, अलग अलग समुदाय पाए जाएंगे। जितना ज़्यादा पाए जाएंगे समझ लेंगे कि उतना ज़्यादा जैव विविधता वहाँ पे ज़्यादा है। जहाँ कम है वहाँ बोलेंगे जैव विविधता कम है। समझ गए जैव विविधता क्या है। अब परिभाषा के तौर पे अगले लेक्चर में लिखवा दूंगा जैव विविधता क्या है, ठीक है ना, अपने मन से भी लिख सकते हो। तो नाम इसका क्या निकाले थे हम लोग, जीवन में विविधता ही क्या है, जैव विविधता। देखो जीवन में विविधता ही क्या है, जैव विविधता है। जितना ज़्यादा विविधता, हम देखेंगे भूगोल का टॉपिक है बोल रहा हूँ ना, देखेंगे मैंग्रोव पढ़ेंगे, मैंग्रोव में जैव विविधता बहुत होगी। अगर चले जाएंगे हम ये क्या बोलते हैं मरुस्थल में, तो मरुस्थल में जैव विविधता कम हो जाएगी। हम चले जाएंगे ये पहाड़ी क्षेत्रों पर, तो देखेंगे पहाड़ी क्षेत्रों पर जैव विविधता कम मिल जाएगी। हम चले जाएंगे ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर देखोगे जैव विविधता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चले जाएंगे भूमध्य रेखा पर, तो माहौल ऐसा है कि वहाँ जीवन के लिए बहुत अनुकूल माहौल है, तो वहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा होगी। तो हम देखेंगे जैव विविधता कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, शब्द से फेमिलियर हो गए। तो देखो समझने में और लिखने में कितना अंतर होता है, ठीक है ना। गाना आप गाते हो कि बड़ा फर्क होता है साथ मुस्कुराने में, हाथ थामने में और जिंदगी बिताने में। एकदम से वही बात यहाँ पे है भैया कि लिखने में लिखवाया होता आधे पेज में दोनों का परिभाषा लिखवा दिया होता, बोल दिया तो परिचय हो गया, आप चलो आगे एक एक का पढ़ते हैं। लेकिन हमने समझा है, और अगर आपका लैंग्वेज पर कमांड है, हिंदी पर कमांड है, तो आप बहुत अच्छे से किसी को समझा सकते हैं कि पर्यावरण क्या है, बहुत अच्छे से आप समझा सकते हैं कि जैव विविधता क्या है। जैव विविधता के बारे में डिटेलिंग हम लोग आगे ही करेंगे। अगले ध्यान रखिएगा कि जैव विविधता में क्या है, ज्ञात वाले तो शामिल हैं ही, जो जीव जो जातियां ज्ञात हैं उनको तो हम शामिल कर ही लिए हैं, और जो अज्ञात हैं वो ऑटोमेटिक उसमें शामिल है। हमको पता नहीं तो क्या नहीं है, हमको पता नहीं है तो इसका मतलब तो ऐसा नहीं कि है नहीं, है ही तो वो भी शामिल हैं। पता चलेंगी तो नाम रख लेंगे उनका, नहीं पता है तो नहीं नाम रख रहे हैं। समझ गए बात को। चलिए तो जैव विविध क्लास पर्याप्त लगभग हो गई है, मुझे भी ऑफलाइन क्लास लेने जाना है, उसके बाद भी खाना पीना और भी काम रहता है। तो मैं सोच रहा था थोड़ा और आगे बढ़ जाऊं, बट वो समय इजाज़त नहीं दे रहा है।
क्लास को यहीं पर रोकेंगे आज की। मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि जो मैंने टर्म्स आज यहाँ पे प्रयोग किए, जो चीज़ें बात किया यहाँ पे मैंने, वो आपको समझा पाया। जाति को कहीं भी आप ये समाजशास्त्र वाला मत लीजिएगा। मानव अपने आप में एक जाति है। एक पिक्चर आई थी बहुत पहले, माय नेम इज़ खान, उसमें मम्मी बताती हैं, जो बच्चा रहता है उसमें शाहरुख खान, कि बेटा मानव या इंसान सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। और हम पढ़े लिखे लोगों को तो सच कहें तो ये बोलने का बात नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ क्लास में यार उपदेश दे रहा हूँ, सच बात है कि लोग दो ही प्रकार के हैं, अच्छे और बुरे। क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, ये सब हमारा भ्रम है, क्योंकि अभी जाति की परिभाषा बता दिया। इस जाति की परिभाषा को लगा के देख लो, और नहीं होगा तो फिर मुझे बताना। 1 करोड़ का इनाम है, नहीं होगा तो बताओ। नहीं, अब अचानक कोई समस्या हो गई तो अलग बात है, अदरवाइज डेफिनेटली लागू होगा। तो फिर क्यों बैर करना है, सब मिल के रहो। ये कौन है? अभय सर, आप नाराज हैं क्या? नहीं भैया, आपसे कैसे नाराज हो सकता हूं यार। अरे तो सबका ठीक है, बैच में मैं मानता हूं कि हजारों बच्चे नहीं हैं, लेकिन अब जितने तुम लोग यहाँ पे लिखते हो सबका पढ़ नहीं पाता हूँ। पहले ही बोल रहा हूँ कि लैपटॉप में, मोबाइल में यार जगह नहीं है मेरे कि मैं एप्लीकेशन को भी अपने मोबाइल में रख पाऊँ, इतना जगह घेर लिया है। और गरीबी में अभी दूसरा मोबाइल ले नहीं रहा हूँ, और उसमें या तो 2 सिम लगा सकता हूँ या कार्ड डाल सकता हूँ, तो नहीं देख पाया। नाराज़ नहीं हुआ हूँ यार। गाना नहीं सुने हो क्या? ऐसे मत बोलो यार, क्या ये तो तुम मुझे भावुक कर रहे हो। गाना नहीं सुने हो? चलो तुम्हारे लिए 2 लाइन गा देता हूँ और क्लास ख़त्म करता हूँ। ये गाना है ना, तेरी धड़कनों के जरिए मैं भी तो धड़कता हूँ। अब खुश हो जाओ, एक हंसता हुआ इमोजी भेज दो। तेरी धड़कनों के जरिए मैं भी तो धड़कता हूँ, तुझे कैसे मेरे दिल से दूर कर सकता हूँ। सुनना, गाना बड़ा दमदार है। और क्या है? जैसी भी हो राहें चाहे तेरे साथ चल सकता हूँ, तेरे लिए ही जीता हूँ, तेरे लिए ही मर सकता हूँ। अब तो खुश हो यार। बात करते हो कि नाराज़ हैं। नाराज़ क्यों होंगे भाई? नहीं देख पाते सबका, पढ़ाने में यार वो लीन हो जाते हैं, तो फिर सबका कमेंट नहीं दिमाग में आता है ना। चलिए, तो आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ढंग का मेहनत करेंगे, एग्ज़ाम निकालेंगे, और पढ़ाई कहीं बेकार नहीं जाएगी। अगर आप ढंग से पढ़े हैं तो कभी बेकार नहीं होंगे। क्रैश कोर्स करेंगे, कैरियर क्रैश हो जाएगा। कैरियर क्रैश होगा वो सही नहीं है। 4 साल एक ही बात को घूम घूम के पढ़े, उससे बढ़िया एक ही बार में 1 साल में पढ़ लेना यार। समय लगेगा लेकिन ढंग से होगा, धोखा नहीं होगा, ठीक है ना? ना आप मेरा नाम धोखा रख पाएंगे, ना मैं आपका नाम धोखा रख पाऊंगा। और ना आप बुरा मानोगे, ना आप नाराज होगे, ना मैं नाराज होऊंगा। चलो, बहुत बातें हो गई, क्लास जाना है, ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही। सबको जप नाम। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।